हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आरजी टॉक्स के एक नए एपिसोड में। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल होने वाला है। यस, यू गेट दैट राइट। एजुकेशनल इसीलिए बिकॉज आज हमारे साथ में जो गेस्ट है, जो हमारे साथ में आज आए हैं, वो एक इतने खास पर्सनालिटी है। इनके बारे में जो कहने के लिए मेरे ख्याल से शब्द कम पड़ने वाले हैं। सो डायरेक्टली हम इनसे मिलेंगे। लेट अस ऑल वेलकम बाला साहेब कछवे सर, जो हमारे नांदेड़ के एंटायर नांदेड़ के एजुकेशन काउंसलर है और ही हैज अ वेरी स्पेशल टेक्निक्स टू बी टॉक्ड अपॉन, जो आज हम बात करने वाले हैं। सो सर, आरजी टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इतनी एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा आपको सुनने के लिए एकदम बेताब है कि इतनी ज़रूरी है ये चीज़ें जिसके बारे में आज आप हमें बताने वाले हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं। दैट इज़ अबाउट ग्लोबल पेरेंटिंग, ईक्यू। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आने का कारण क्या था, या आपने किस तरीके से शुरुआत की, आपकी लाइफ यहाँ कैसे मोड़ पे आई, और हमें इसके बारे में पहले जानना है सर। धन्यवाद मैम। आज आपने मुझे यहाँ आने का और सभी के सामने आने का मौका दिया। मैं बाला साहेब कछवे, मैं स्पेशली इस फील्ड में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर एज अ पिछले 25 साल से बच्चों का IQ EQ चेक करना, करियर गाइडेंस, ग्लोबल पेरेंटिंग, इस पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से काम करता हूँ। ओके। इस फील्ड में जो मैं आया, वो फील्ड में आने की एक ही वजह, एक एक्सीडेंटली आया। मैं महाराष्ट्र के परभणी डिस्ट्रिक्ट में मानवत का रहवासी हूँ। और वहाँ पर मेरा जो सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड डॉक्टर नरेंद्र वर्मा और मैं क्लासमेट थे। 10वीं के एग्ज़ाम में उन्होंने बोर्ड टॉपर किया। और उनका जिगरी दोस्त मैं इंग्लिश और मैथ में फेल हो गया। उसके बाद में मुझे खुद के लिए जाना, कुछ बुक्स पढ़े, और जो गहरी चोट लग गई, खास करके मेरे माता जी को। सामने वाली गली के एक नियरेस्ट रिलेटिव थे, उन्होंने आके, उनका जो लड़का था, मेरा जो दोस्त था प्रकाश, वो मेरे घर पे आके स्टडी करता था। ये उस जमाने में मेरे घर पे लाइट थी, वो गली में लाइट नहीं थी। उनके माताजी ने आने के बाद मेरे माताजी को एक मिठाई बांटी, और मिठाई के साथ में बोले कि, मराठी में बोले, अंधारातले प्रकाशात आले, प्रकाशातले अंधारात गेले। ये जो टॉन्ट जो मेरी माँ को लग गया, वो मुझे दिल को छुआ। और उस वक्त मैं ठान लिया, 1 साल भर मैं पूरी भैंसे चराई, खेती बाड़ी की। लेकिन वो इतना हार्ड वर्क है, इससे इजी पढ़ाई ये है, इसलिए दिलो जान से पढ़ाई की। और 11th से लेकर अभी MA साइकोलॉजी तक मैं टॉपर हूँ। क्या बात है। मेरे ख्याल से ये कहना बिल्कुल सही होगा सर, आपके लिए कहावत बिल्कुल सूट करेगी कि फेलियर अच्छी बात होती है। ये इंसान को कहीं और लीड करने के लिए, एक सक्सेस के नए मार्ग पे लेकर जाने के लिए ही आती है जीवन में, राइट? बहुत बढ़िया सर। उसके बाद में जो जरूरतमंद है और फेल हो चुके हैं, उन हारों का सहारा मैं बन गया। कम से कम एक 8-10 साल तक खास फेल हुए बच्चों को गाइडलाइन करना, फेल कैसा होता है, आपको ब्रेन है, IQ है अच्छा, तो खाली एग्जाम की टेक्निक्स मालूम नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते। तो मुझे अगले जिंदगी में 10-12 साल तक नापासंचे गुरुजी बोल के पहचानते थे। तो वो हर एक बच्चे को मेरा जुनून था, पैशन था कि कोई भी फेल है तो उसने सुसाइड नहीं करना। उसने जिंदगी बहुत बड़ी है, और 10वीं 12वीं का एग्जाम बोले बहुत छोटा है, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाइडलाइन करता था। उसमें से मुझे ये ध्यान में आ गया कि कॉमन IQ क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ क्या होता है। उस वक्त में मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और स्पेशली एजुकेशन फील्ड ही लाइन पकड़ लिया। मैं एज ए सेकेंडरी टीचर ज्वाइन हो गया। उसके बाद में स्पेशली IQ का स्पेशलाइजेशन करने के लिए 1999 से लेकर 2001 तक मैं बॉम्बे में सेंट जेवियर कॉलेज में IVGS इंस्टीट्यूट है, वहाँ से पास आउट टॉपर हूँ स्टेट का। Amazing. तो लास्ट ईयर
350 के नज़दीक काउंसिलर है महाराष्ट्र में। मैं अकेला ऐसा काउंसिलर हूँ पिछले 25 साल से। मैं किसी से भी आईक्यू चेकिंग की, काउंसलिंग की या करियर गाइडेंस की फीस नहीं लिया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट पेमेंट देता है। बिल्कुल। उसकी वजह से ये रिजल्ट आया कि कम से कम एक 10-15 IAS, IPS, IITM, 100-200 डॉक्टर्स, 2-3 हज़ार इंजीनियर्स, 700-800 टीचर्स, लेक्चरर्स, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मेरे सेमिनार्स वगैरह होते हैं। क्या बात है। आई और गेस आपके दोनों बेटे भी IITN से? हाँ, यस। तो वाह, मैं fantastic. हाउ टू स्टडी, हाउ टू रिमेम्बर, ये का तो मास्टर हो गया। तो मैं फिर खुद पे तो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अपने घर पे बच्चों पे उनको हाउ टू स्टडी, हाउ टू रिमेम्बर, ये सब लगा के मेरे दोनों लड़के IITN है। बड़ा लड़का IIT गोल्ड मेडलिस्ट है खड़गपुर से, आदित्य कछवे, और आदित्य गोयंका उसके 4 स्टार्टअप से, टॉप के स्टार्टअप से। दूसरा लड़का IIT दिल्ली में। Right. यानी कि बच्चे कैसे पढ़ते और कैसे फेल होते ये मुझे मालूम है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे Right. बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया, और बाकी के फिर समाज के लिए मैं रेडी हूँ। बहुत बढ़िया, अमेजिंग सर। मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की और यहाँ तक की आपकी ये जर्नी, तो मैं ये बोलूँगी सर, ये तो बहुत ही प्रेरणादायक है। आपकी जो जर्नी है, इतने बच्चों के लाइफ में आपने इतना बड़ा बदलाव लाने का डिसीजन लिया। सर, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग, इतनी प्रेरणादायक रही है, और इतने बच्चों के ज़िंदगी में बदलाव आया आपकी वजह से, आपके कामों की वजह से। तो सर, मेरा एक जानना चाहती हूँ मैं कि प्राइवेट में ना चुनते हुए आपने गवर्नमेंट जॉब को चुना और इसमें आगे बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया, तो ऐसा क्यों सर? एक्चुअली मेरा इसकी प्रेरणा मेरी मातोश्री है। अच्छा। माँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख बांटने का काम करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत ही हमारा वारकरी संप्रदाय का फैमिली है। इसमें देना मालूम है हमको, लेना नहीं। दे तो देव, और दान बोले तो नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट से मैं इसलिए चॉइस किया कि गवर्नमेंट में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, गरीब है, और अच्छी क्वालिटी के मेधावी छात्र, बिल्कुल। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो मिलते हैं तो ZP के स्कूलों में मेगा छात्र मिलते हैं, जिसमें मैं खुद को देखता हूँ। और नेचर का एक नियम है, सो सिंपल। नेचर जो भी कुछ देता है लेता नहीं। बिल्कुल। पेड़ छांव देते, फल देते, लेते कुछ नहीं। नदियाँ शीतलता देती है, ठंडा पानी देती है, लेती कुछ नहीं। बिल्कुल। सूरज प्रकाश देता है, लेता कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अब इंसान ने, कोई भी इंसान ने ज़्यादा से ज़्यादा देने की, मेरे पास नॉलेज है, नॉलेज का पैसा अगर मैं वसूलता था, ये थोड़ी सी अलग बात थी, कॉमन लोगों तक नहीं पहुंचता था। और गवर्नमेंट एक ऐसा बढ़िया सेक्टर है, कॉमन से कॉमन पीपल तक आप पहुंच सकते हैं। मैं अगर ये प्राइवेट कर सकता था तो कुछ गिने चुने अमीरों के लिए काम करता था, तो उनको भी मैं टाइम देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिनको सही जरूरत है वहां तक उन लोगों को देने के लिए, पहुंचाने के लिए मैं गवर्नमेंट से जुड़ा हूं। और स्पेशली मुझे इसका गवर्नमेंट पेमेंट देती है। मैं काम करता हूं या किसी को फ्री में बांटता हूं, इसका मतलब नहीं, मुझे पेमेंट देती है गवर्नमेंट। तो मेरा भी, जैसे कि समझो कोई डॉक्टर ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने के बजाय अगर पर्सनल ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उसके OPD में लोग आते हैं उनको दिया, या एक आधे टीचर ने उनके स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाया, या एक आधे काउंसिलर ने मैक्सिमम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, तो यही अपना जिंदगी का मकसद है, और यही साधुपन संतपन है, ऐसा मुझे लगता है। करके मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बहुत सही बात कही सर आपने। विचार ऐसे रखना ही पहली चीज बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि जिस दौर में हम चल रहे हैं वहाँ पे दौर ऐसा है कि इंसान पहले अपना बाद में दूसरा, है ना। वही चीज, पहले अपना काम देखूं मैं, फिर बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, ये वाली स्ट्रैटेजी चलती है। पर बहुत ही सच में इंस्पायरिंग है कि आप मतलब इस लेवल पे जाके लोगों के लिए विचार करके, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको शिक्षा का सही अधिकार मिलना, उनको सही तरीके का मार्गदर्शन मिलना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि कई दफ़े हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को मैं बुरा तो नहीं कहूँगी, बट कई बार पेरेंट्स को या जो भी लोग होते हैं उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, भाई गवर्नमेंट में उस तरीके की शिक्षा प्राप्त नहीं होती, जो लेवल का एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिलता। तो इस पे एक
कुछ हल्के में आप बता सकते हैं सर कि ये एक मिसकंसेप्शन है पेरेंट्स को कि गवर्नमेंट के थ्रू जाने वाली जो स्कूल्स है या वहाँ पे क्या क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता? एक्चुअली गवर्नमेंट में बहुत ही क्वालिफाइड, सर्टिफाइड और टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही टैलेंटेड। क्योंकि कई बार हम देखते कि पेरेंट्स दे वांट टू गो फॉर प्राइवेट। लेकिन पार्ट टू ऐसी चीज़ है, गवर्नमेंट ज़्यादा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग नहीं करती। करेक्ट है। और जो भी उनके जो अच्छे है डेटा है जो भी है उसका बहुत मार्केटिंग नहीं करता। क्यों कि मार्केटिंग करने तो उनका वो बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के स्कूलों में जो एक से बढ़कर एक टैलेंट टीचर्स होते हैं, टैलेंट स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन उन दोनों में जब तक आपका बिलीव ही नहीं है, एक्चुअली समाज का सबसे बड़ा भरोसा वो स्कूल पे, वो टीचर पे रहना चाहिए। जब भरोसा अगर है तो ही रिजल्ट आ जाता। सही बात है। यहाँ तक कि यानी कि कोई पत्थर पे भी आपने भरोसा कर लिया तो उसमें भगवान की मूर्त देखेंगे। आप अगर भरोसा ही नहीं कर रहे, और खास करके माँ बाप को मैं बोलूँगा कि हो सके उतना कोई इंस्टीट्यूट रहने दो, प्राइवेट रहने दो, गवर्नमेंट रहने दो, अपने बच्चों को वो इंस्टीट्यूट के बारे में, टीचर्स के बारे में गलत मत बोलो। हो सकता है कुछ वीक पॉइंट होंगे उनके, लेकिन अगर वो गलत आपने बोल दिया, एक बार अगर वो सिस्टम पे का, वो टीचर्स पे का, बच्चे का अगर भरोसा उठ गया, तो समझ लो वो जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर होते हुए मुझे स्टेट के मैक्सिमम टॉप के स्कूलों को जाता हूँ। मैं मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते वहाँ के पूरे ड्रॉबैक मुझे समझते थे, मेरे पास फाइल भी आते थे, लेकिन मैं गलती से जिंदगी में सिंगल टाइम भी तुम्हारे टीचर ऐसी है, तुम्हारी स्कूल ऐसी है, ऐसा बोला नहीं। एक संस्कृत में कहावत है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है उसी को नॉलेज मिलता है। बिल्कुल। इसलिए एक तो पहली अपनी खुद पे श्रद्धा चाहिए, माँ बाप ने ये देखना चाहिए बच्चों पे खुद पे अपनी श्रद्धा है कि नहीं और अपना आगे बढ़ते कि नहीं। बिल्कुल। और यहाँ पे हो रहा है क्या है कि मैक्सिमम लोग निगेटिव थिंकिंग की वजह से गवर्नमेंट का सेक्टर बोलता अच्छा नहीं रहता, जेडपी के स्कूल अच्छे नहीं रहते, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल अच्छे नहीं रहते, वहाँ खाली हॉस्पिटलिटी या थोड़ी सी रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगी, लेकिन सही रहते लोग। बिल्कुल। आपको कुछ ऐसा उनको समझा के या कुछ ऐसा मार्केटिंग करना या ग्राहक बनना, ऐसा उनका मोटो ही नहीं रहता। उनको सेवा देना है, निकलना है, इतना ही होता है, इतना फर्क है, बाकी कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और सर केवल जैसे हम कहेंगे कि अच्छे अंकों के लिए ही बच्चे एक सफल भविष्य की तरफ देखते हैं आजकल, है ना, कि मार्क्स अच्छे हो तो भविष्य अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, सुनने में बड़ा सिंपल साउंड करता है पर एक्चुअल में है नहीं। तो फिर सर इस पे क्या कहेंगे? आपकी जो मार्क्स के पीछे जो चली रहा है ये तो रेस कि अच्छे मार्क्स ला बेटा तो भविष्य अच्छा रहेगा, इस पर आप क्या गाइडेंस देंगे सर? सबसे खास बात, मेरे पास पिछले 30 साल से करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हूँ। मैं बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से भी मिला हूँ। बिल्कुल। और फेलियर लोगों से मिला हूँ। बिल्कुल। आप यकीन मानो जितने मैक्सिमम फेलियर लोग हैं उन्होंने पूरी दुनिया बदली से, और टॉपर लोग खाली मार्क मेमो के पीछे या गुणों के पीछे जाकर, यानी कि ये ज़्यादा नंबर 1 नंबर 2 ये नंबर्स होते खाली। जिंदगी जीने के लिए सक्सेस रहने की, आनंदी रहना, कुछ ह्यूमन क्वालिटीज होते हैं वो बढ़ाना अपने खुद में, ये इम्पोर्टेंट है। मार्क कितने हैं, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, बाद में दुनिया में कहीं भी गए मार्केट में आप, तो आपको मार्क में वो गले में तो डाल के आप जाते हैं। सही है। आपका जो टेम्परामेंट है, आपका जो स्वभाव है, जो आपका एटीट्यूड है, आप लोगों के साथ में कैसा बर्ताव करते हो, अपने से छोटों के साथ, अपने से गरीबों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, ये मैटर होता है। और सेटिस्फैक्शन वहाँ शुरू होता है। बिल्कुल। मार्क के पीछे जो भी दौड़ने वाले एक दिन फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही सर। और इसमें जैसे हम कहेंगे कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू यहाँ से होती है कि ये पेरेंट्स के दिमाग में है, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के दिमाग में होता है। सर ऐसे पेरेंट्स के लिए भी क्या काउंसलिंग्स होती है? यस, हमारे पास स्टूडेंट काउंसलिंग है, पेरेंट काउंसलिंग है,
टीचर काउंसलिंग है। अब तो ये काउंसलिंग में सबसे पहले हम माँ बाप की स्ट्रेटेजी देख लेते पहले, उनकी Right. थिंकिंग स्किल। Right. माँ बाप के पेरेंटिंग के एक पैटर्न होते हैं, राइट अलग अलग साइकोलॉजी के सिस्टम के। जे कोई भी स्टूडेंट आ गया तो Right. कौन सी पैटर्न का ये ध्यान में आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पे इम्पैक्ट जो होता है तो 75% उसकी मातोश्री की ओर से होता है, मम्मी की ओर से। ओके मम्मी का जो भी इनसाइडर है, जो थिंकिंग स्किल है, मैक्सिमम बच्चा या बच्ची में आ जाता है। अच्छा अब पिताजी जो है, तो एक्चुअली अपनी जो संस्कृति है, पिताजी ने कमा के लाना यस यस और माता जी ने संगोपन करना, उसको फादर इज आकार द देना। प्रोवाइडर, मदर इज द यस नर्चरर। यस यस, सेप देना। यस लेकिन सेप देने में किसी की भी मातोश्री मम्मी पहला वर्ड बोलती, बेटा तू मेरे लाल तू अच्छा है। ऐसा दुनिया में ऐसी कोई मातोश्री नहीं है, माँ नहीं है कि जो Very बच्चों को obvious. अपने नहीं खराब बोलेंगे। हाँ लेकिन वो लड़का सोचता है कि अरे आई एम ओके, मम्मी बोल रही है आई एम ओके। फिर वो मातोश्री सेकंड ऑप्शन उसको लेसन दे देती है, बाजू का बबलिया या बबली अच्छा नहीं है। अच्छा ये शुरू हो जाता है लाइक फिर वो साइकोलॉजिकल सोचने लगता है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, हाँ आई एम ओके यू आर नॉट ओके। इसको साइकोलॉजी में अहंगंड बोलते हैं। ओके कोई समाज में होता है, कोई जाति में होता है, किसी के पास भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात फिर वो बच्चा, लड़का लड़की बड़ा होने लगता है, तो बड़ा होने के बाद कुछ उसको लगता है कि मम्मी पापा ने जिसको अच्छा नहीं बोला, इस कास्ट को नहीं अच्छा बोला, ये गरीब के बच्चों को अच्छा नहीं बोला। वो साइकिलिंग में फर्स्ट आ गया, मैथ में फर्स्ट आ गया, 10वीं में फर्स्ट आ गया, अरे मम्मी पापा ने कुछ भी गलत बोला है। फिर उसका सेकंड ओपिनियन शुरू हो जाता है, थिंकिंग स्किल, यू आर ओके आई एम नॉट ओके। ओके सही इसको साइकोलॉजी में न्यूनगंड बोलते हैं। और ऐसे शख्स को 50% भी सक्सेस नहीं मिलता। वेरी फिर ट्रू वो बच्चा थोड़ा और आगे जाता, जब वो देखता है अरे जिसको साइकिलिंग में फर्स्ट आया, मैथ में फर्स्ट आया, वो चीटिंग करते पकड़ा गया, उससे फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, अरे आई एम नॉट अच्छा। ओके यू आर नॉट ओके। ये टोटली निगेटिव सिस्टम। ये ऐसे निगेटिव सिस्टम में जो लड़का लड़की थिंकिंग स्किल है जो फैमिली का, वो जिंदगी में कहीं भी सक्सेस नहीं होता। बहुत सही ऐसा लड़का जहां जाएगा वहां बकेड़े खड़ा कर देगा। इस टाइप की लड़की जहां जाएंगी वो घर में पूरे कलेश हो जाएंगे। क्लैश हो जाएगा, पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आधुनिक साइकोलॉजी सही बात क्या कहते हैं कि कैसा सोचना चाहिए मम्मी पापा ने और बच्चों ने, आई एम ओके यू आर ओके, यानी कि मेरे पास कुछ अच्छा है, आपके पास भी कुछ अच्छा है। बिल्कुल यानी कि समाज के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है, यस चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, बिल्कुल, बिल्कुल। काले हो, That doesn't गोरे हो, matter. गरीब हो, अमीर हो, बिल्कुल। उनके पास कुछ अच्छा हर है, एक- मेरे पास कुछ अच्छा है। तो ये थिंकिंग स्किल डेवलप करना बोले तो एजुकेशन। ये स्कूल अच्छी नहीं है, वो स्कूल अच्छी नहीं है, झेडपी का अच्छा नहीं, ये बोले तो भेद लगाना है। सही सही बात और ये अपनी थिंकिंग स्किल चाहिए, और ये थिंकिंग स्किल बोले तो दुनिया जीतने की स्किल है। अपने बच्चे को, और एक बात सही है, अभी आपके लड़कों की लड़की की कंपटीशन कोई भी छोटे मोटे शहर से नहीं है, बॉम्बे दिल्ली है वगैरह कुछ भी नहीं है। आपकी जो कंपटीशन है ग्लोबल हो गई अभी। चाइनीज ब्रेन, जापानी ब्रेन, अमेरिकन ब्रेन, इंडियन ब्रेन, ये ऐसी ग्लोबल है। यस तो लोकल थिंकिंग में आपको ग्लोबल चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने मतलब सोशल मीडिया द्वारा इतनी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हमको ग्लोबली दिखाया जाता है बाकायदा सोशल मीडिया पे भी, कि चाइना में, जापान में बच्चों को बचपन से ही अपने काम खुद करने की आदतें क्यों डाली जाती है। लाइक बेसिक काम, रोज के काम हो, चाहे खुद कुछ बनाना है, खाना है, बर्तन साफ करना है, इतने बेसिक चीजें भी बच्चों को सिखाई जाती है। जबकि हमारे इंडिया में न जाने, खास करके मुझे लगता है लड़कों के साथ तो, कि भाई ये औरतों वाले काम हैं, ये मर्दों वाले काम हैं, ये जेंडर बेस्ड काम बन जाते हैं फिर। और बच्चों को ये बेसिक चीजें जो जैसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है, कि गार्डनिंग हो गया, कोई भी एनीथिंग दैट हैज टू डू विद द स्किल, वो
चाइना और जापान हमसे कई ज्यादा आगे लीड कर रहे हैं, जबकि इंडिया के बच्चे आज भी पता नहीं, हम लोग एक अलग ही दौर में चल रहे हैं। अभी भी हम लोग सिलेबस के कटघरे में अटके हुए रहते हैं, या हम अभी भी एक मतलब पर्टिकुलर प्लान में ही चलना है, इतने ही सिलेबस में चलना है, यही सारी चीजों में अटके पड़े हैं सर। तो ये यहाँ से बाहर निकलने का सबसे पहला रास्ता क्या रहेगा फिर अब? इसमें सबसे पहला रास्ता ये है, इस दुनिया का कोई भी काम मेल फीमेल नहीं होता है, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल। अपनी सोच और करने का तरीका होता है। खास करके मैं तो कहूँगा, लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे सिखाना बहुत ही जरूरी है। सही बात है। मेरे दोनों लड़कों को बेस्ट कुक है, वाह। और दोनों को भी आते हैं, हम दोनों भी, खास करके मियाँ बीवी स्पेशली उनको जरा करके, अरे तेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता, उनको पका के खिलाने को लगा दे। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। कपड़े धोना ये आना ही चाहिए, Yes. लड़के को भी आना चाहिए, लड़की को भी आना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और सबसे खास बोले तो एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनिस्ट है, टूली बोल के, उनका कहना है कि आपके पास 10 इंजीनियर्स है। ओके। 10 इंजीनियर्स यानी 10 उंगलियां आपने, ये 10 उंगलियों को जो काम लगा सकता वो ग्लोबल लीडर बनेगा। वाओ। खाली बुक्स में एग्जैक्टली। आने वाली दुनिया में बुक्स वाले कोई नहीं है, नहीं है। ये 10 इंजीनियर जो चलाएगा उसकी दुनिया है। इसलिए अपने बच्चों को कुछ न कुछ हुनर सिखा, बिल्कुल बिल्कुल। हुनरबाज और जिगरबाज बच्चे बनाना अपने बलशाली भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो सर, मैंने आपके बारे में जब पढ़ा और सुना था, तो सबसे खास चीज जो आपके बारे में मैंने जानी है कि बच्चों के IQ एंड EQ, ये दोनों विषय के ऊपर आपकी मास्टरी है सर। तो इस पर सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि IQ, इसको हम कैसे जाने, इसकी कैसे स्टडी करते हैं, फिर आप इस पर क्या गाइड करेंगे सर? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछी मैडम। एक्चुअली मैं पिछले 30 साल से सभी बच्चों के IQ वगैरह चेक करता हूँ। यहाँ तक कि जो समाज में मिथक है, कुछ समाज बहुत ही ब्रिलियंट होता है, कुछ नहीं होता है, गरीब के बच्चों को कम IQ होता है, स्मार्ट लोगों को ज़्यादा होता है, लड़कों को ज़्यादा होता है, लड़की के लिए ज़्यादा होता है, ये ऐसी कुछ भी बात नहीं है। कम से कम मैं 30,000 रिसर्च पेपर में देख लिए से, उसमें कोई भी लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, इनका IQ लेवल मतिमंद छोड़ के कॉमन रहता है, तो पैरामीटर में के हिसाब रहता है। 1.2% पीपल से बहुत ही मेधावी छात्र होते हैं, बाकी 58% जो कॉमन लोग रहते हैं जिनका 90 to 100 IQ होता है। अब खास करके IQ चेक करना बोले तो 10वीं पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की IVGS वोकेशनल गाइडेंस की जो इंस्टीट्यूट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट IQ चेक कर देती है। उसके बारे में हमारी SCRT वो भी IQ, EQ, एप्टीट्यूड ये चेक करके देती है। उसी के बाद में NCRT न्यू दिल्ली का फ्री ऑफ कॉस्ट तमन्ना नाम की टेस्ट है, ओके, वो एप्टीट्यूड वगैरह चेक करके देती है। अब IQ जो है तो 18 साल तक बढ़ता कोई भी लड़की का, और IQ जो डिसाइड होता है तो 2 पॉइंट पे ज्यादा होता है, एक नेचर एंड नर्चर। ओके। नेचर बोले तो पापा का IQ, मम्मी का IQ, दोनों का कॉम्बिनेशन किया, बिल्कुल 10% बढ़ा दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो आने वाले लड़की का IQ होता है। अपन खान तशी माती बोलते हो, वो रहता है। दोनों मिले, अचानक सडनली नहीं। दूसरी बात, नर्चर में क्या होता है, बच्चे का IQ बहुत अच्छा है, लेकिन बाजू का नेचर अच्छा नहीं मिला, सराउंडिंग नहीं मिला, तो वो बच्चा थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और कोई बच्चे का IQ थोड़ा सा कॉमन है, लेकिन उसका सराउंडिंग नेचर बहुत ही अच्छा मिला, अच्छे स्टूडेंट मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे टीचर्स मिले, उसका कोई अगर भाई सगा है, कोई जापान अमेरिका में है, या गूगल गुरु को उसने हैंडल अच्छा किया, तो वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। और 18 साल के बाद में बच्ची का IQ वगैरह बढ़ता नहीं, बाद में खाली एक्सपीरियंस बढ़ जाता। हाँ, उसको आत्मभान आ जाता, लेकिन IQ नहीं बढ़ता। करेक्ट। अब रही बात IQ की वजह से, कोई अगर मेरिट की वजह से अच्छा सक्सेसफुल एक आदमी बड़ी पोस्ट पे जाएगा, लेकिन सक्सेस होगा इसकी गारंटी नहीं। अच्छा।
इसलिए बहुत सारे टैलेंटेड लोग दूसरों से दूर रहते, या बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर वगैरह तो उसका और ऑफिस वालों को जमता नहीं। इसलिए मैटर क्या होता है कि ईक्यू इंपॉर्टेंट है उसके आगे। अभी तक ऐसा था कि लोगों को लगता कि आईक्यू की वजह से लोग सक्सेस होते हैं, जिसका मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है तो सक्सेस। फिर एक ऐसा कुछ फैक्टर्स है कि जो जिस फैक्टर की वजह से बहुत सारे लोग स्कूल में नहीं गए तो भी सक्सेस है। करोड़ों की बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी निकाले, किसी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स लिखे, उनकी किसी के भाषण अच्छे, कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता। फिर ये क्या चीज है? तो ये ईक्यू है, इमोशनल क्वेश्चंस, ये भावना। डैनियल गोलमन ने 19 से 2000 के इसमें अभी रिसेंट ऐसी कंसेप्ट है, इसके 5 पॉइंट्स है। पहला है आत्मभान, यानी कि अपने आप को पहचानो। बहुत सारे लोग जो है तो खुद को पहचानते ही नहीं, इसलिए हमेशा बिजनेस बदलते रहते, परेशान रहते। एक आत्मभान, दूसरा रहता है आत्मनियंत्रण, सेकंड पॉइंट। खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बड़े बिजनेसमैन, बड़े नेता, बड़े अच्छे अभिनेता, अभिनेत्रियां, इनका खुद पे कंट्रोल, तगड़ा कंट्रोल रहता। पहला आत्मभान, खुद को पहचान लेना, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट। दूसरा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फ कंट्रोल अगर लड़के लड़कियों में नहीं है तो कितना भी टैलेंट है तो कुछ भी नहीं है। सेल्फ कंट्रोल इन द सेंस सर इमोशनल कंट्रोल, इमोशंस पे, खुद पे विचारों पे, खुद पे एक्शंस पे, खुद की भावनाओं पे। इमोशनल डिसीजंस भी नहीं लेना चाहिए। यस, बिल्कुल। इसलिए अपने को जो दिल और दिमाग दोनों को अलग रखना नहीं, जरूरी दिल है। थोड़ा नीचे होता है, दिमाग ऊपर होता है। ऊपर वाले ने एडजस्टमेंट कर दिया कि भाई दिल को दबा के रखो, दिमाग से सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मभान, आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरण, जिसको मोबाइल की लैंग्वेज में बोलूंगा मैं, खुद को रिचार्ज करना। एग्जैक्टली। आत्म प्रेरण। अब खुद को रिचार्ज करना बोले तो बहुत सारे लोग निगेटिव रिचार्ज करते, जैसे कि कुछ नशीले पदार्थ लेना, किसी को तकलीफ देना, कुछ, ये नेगेटिव रिचार्ज है। लेकिन पॉजिटिव रिचार्ज ये है नेचर के साथ घूमना, मेडिटेशन, संगीत सुनना, मेडिटेशन है, योगा है, अच्छी बुक्स पढ़ना, बिल्कुल, अच्छे लोगों के साथ में बैठना, या किसी को मदद करना। ये साइकोलॉजिकली हमने कई बुक्स में भी पढ़ा है सर कि इफ यू आर among 5 rich people you are going to be the 6th one, that is for sure. तो अच्छे लोगों को मदद करना, बिल्कुल, ये आत्मभान, आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरण, यानी कि खुद को रिचार्ज करना। बहुत सारे बच्चे, बच्चियां, माँ बाप, टीचर्स हमको डिस्चार्ज हुए सो लगते। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो अपने को ध्यान में आता, लेकिन कुछ लोगों को खुद डिस्चार्ज हो गया वो मालूम नहीं रहता। फिर तो हमको कैसा रिचार्ज करना बोल देते सिस्टम। बिल्कुल। काउंसलर के पास जाने के बाद उसको रिचार्ज कैसा करना चाहिए, डिस्चार्ज कैसा होता है, उसको बताना। क्या ये EQ जो है, जैसे बच्चों में तो ऑफ कोर्स ये डेवलप होने में, समझने में समय लगता है और आपका काम ही है EQ पे भी काम करना, क्या ये अडल्ट्स में भी पाया जाता है? पेरेंट्स, अदर जो लोग हैं, क्या बड़े लोग भी वाकई में कंफ्यूजन में रह सकते हैं जब उनको खुद के बारे में, जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बताए कि EQ, उनको खुद को भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं? एक्चुअली EQ मरते दम तक डेवलप होता है, मरते दम तक। अब अगर इस वक्त आपने ठान लिया कि मैं इमोशनली स्मार्ट बनना है मुझे, करेक्ट, क्रियाएं होते रहेंगी, उस पर आपको प्रतिक्रिया कितनी देनी, ये EQ का काम है। एग्जैक्टली। ये देना या नहीं देना, ये EQ का काम है। आत्मभान, आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरण, और उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है EQ का, वो बोले तो सह संवेदना। सह संवेदना बोले तो सामने वाले का दुख अपने को दिखना चाहिए, वो लेवल पे ध्यान आना चाहिए। तो जिसको ये समझता वो अच्छा डॉक्टर बनता, अच्छा पेरेंट बनता, अच्छा ऑफिसर बनता, अच्छा टीचर बनता, अच्छा काउंसलर बनता। बिल्कुल। यानी कि सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज के जमाने में प्रख्यात अभिनेता नाना पाटेकर गैदरिंग को आए थे, तो मेरे एक खास फ्रेंड है और अभी जज है, उन्होंने पूछ लिया कि नाना पाटेकर जी, आपका जो इतना बढ़िया आप ये करते, अभिनय करते, आपके गुरु कौन है? तो उसने झट से बोलते कि गंगाराम और उसका गधा। हम सब हंसने लगे, ये क्या है? बोले नहीं, बोले गंगाराम उसके गधे को पूरे गांव में छोड़ देता था,
ओके। और उसको जब जरूरत है 2 मिनट के अंदर ढूंढ के लाता। सब गांव वाले बोलते थे गंगाराम बहुत योगी आदमी है, उसको कुछ ना कुछ अच्छा योग आ जाता। उसको पूछने गए, अरे गंगाराम तुझे ऐसा कैसा योग आता, हमने ढूंढे तो गधा कहीं भी मिलता नहीं, हाँ। लेकिन तुझे 1 मिनट के अंदर मिलता। बोला बहुत सिंपल बात है। बोले क्या? सबसे पहले मैं ध्यान लगाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ मैं अगर गधा रहता तो कहाँ जाता? गन्ने के खेत में, वहीं जाता हूँ, गधा वहीं मिलता है। ओ। यानी कि सामने वाला क्या सोच रहा है वो हिसाब से सोचना, उसका दुख उसके स्तर पे जाना। क्या बात है। एक्चुअली यूपी, एमपी, यहाँ और मध्य प्रदेश में टीचर को मास्टर बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। मास्टर यानी माँ का स्तर, यानी मास्टर। मास्टर। यानी कि जब तक आप कोई टीचर मास्टर के लेवल पे नहीं जाएगा, माँ के स्तर पे नहीं जाएगा, तो उसको प्यार वगैरह नहीं हो जाएगा बच्चों के बारे में। ये आत्मभान हो गया, आत्मनियंत्रण हो गया, संवेदना हो गया, ये हो गया 80% EQ, इमोशनल क्वेश्चन। और उसके बाद में होता है संवाद कौशल्य। वो लड़कों लड़की में आना ही चाहिए। आपका लड़का हो या लड़की, दुनिया में जब घर के बाहर जाएगा तो उसे अच्छे और बुराई का सामना करना ही पड़ेगा। 100%। ये तो मेरे ख्याल से लाइफ की सबसे पहली सीख यही है। तो वो सिखाओ ना, वो EQ बोलते। ये 5 पॉइंट है, और ये पांच के 5 पॉइंट बच्चों के, माँ बाप के जैसे जैसे इंप्रूव हो जाएंगे उतना उनके जीवन में खुशहाली, सक्सेस ज्यादा मिलता है। ये EQ कंसेप्ट है। और EQ मरते दम तक बढ़ा सकते, जो भावना बढ़ा सकते। IQ बढ़ता नहीं 18 के बाद में। बहुत बहुत सही। तो सर, सफलता के लिए IQ अधिक महत्वपूर्ण है या EQ? IQ वहां तक जाने के लिए ठीक है, और सफलता संभालने के लिए EQ बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल में कुछ आप समझा सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली कैसे? एग्जाम्पल बोले तो EQ बोले तो सामने वाले की भावना पहचान लेना। राइट। डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े प्रख्यात लेखक है। उनकी बहुत ही एक बेहतरीन बुक है, उसमें एक चुटकुला दिया सो है। एक लेडी थी, पिछले 25 साल से अच्छा, बढ़िया तरीके से खाना बनाना, हाँ, और हाँ, मिस्टर ने खाना, राइट। पति ने खाना डेली। तो डेली खाने के बाद में भी वो एक ऐसा, उसको कुछ दिनों के बाद आ गया, ये अप्रिशिएट करता है नहीं। सही बात है। एकदम अच्छा है तो काय को अप्रिशिएट करना करके उसके सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ, पति का। हाँ, तो एक दिन वो गुस्से में आके घास की जुड़ी प्लेट में रख देती। वो आ जाता, अपना बैठता, देखता एकदम चिल्लाता। हाँ, तो चिल्लाता तो ये क्या है? तो बीवी बोलती, झड्डी से बोलती, आज मुझे मालूम हो गया आप घास नहीं खाते। ओके। एक्चुअली इमोशनली स्मार्ट आदमी, एग्जैक्टली, इमोशनली स्मार्ट आदमी क्या करता है कि जो सही बात है उसकी सही ढंग से, सही वक्त पे, सही तरीके से उसकी अप्रिशिएट कर देता है। राइट। अप्रिशिएट करते वक्त भी कोई अगर जिसको नाक ही नहीं है और वो पूछने लगा सामने वाले को, सही है। मैं कैसा दिखता हूँ या कैसी दिखती हूँ, तो इमोशनली स्मार्ट आदमी गालों की तारीफ करेगा, बालों की करेगा, ओठों की करेगा, नाक का सब्जेक्ट नहीं लेगा। इसे बोलते हैं इमोशनली स्मार्ट। परफेक्ट। वेरी स्मार्ट। मेरे ख्याल से ये कपल्स के लिए बड़ी काम की चीज बताइए। नहीं, एक्चुअली कपल ने भी कुछ टाइम के वक्त तारीफ करना चाहिए, कुछ दिनों के बाद। Really? ऐसा ही हमारा एक सेमिनार पढ़कर या हाँ? देखकर एक पति घर पे चला गया। हाँ, घर पे जाने के बाद उसको हमने ट्रेनिंग दिए थे कि भाई कभी कभी जरा बोल दिया करो सब्जी अच्छी हो गई बोल के। हाँ, उसने ठान लिया आज जाके मैं कर लूंगा बस। ओके। वो घर पे गया, जाते ही खाने को बैठ गया, पहला निवाला लिया कि क्या बढ़िया सब्जी हो गई बोली। अब ये होते ही प्लेट मिसेस ने उठाई, पटक दी, पूरा ठिंगाना हो गया। उसने बोला क्या हो गया? मैं तारीफ किया, मैं 2 साल से देख रही हूँ, मैं जब सब्जी बनाती हूँ तो कभी तारीफ नहीं करती, आज पड़ोसन ने भेजी तो आपने ऐसा ये कर दिया बोले। अरे भाई रे भाई। तो ये तारीफ भी करना है तो सोच समझ के करो।
इमोशनल इंटेलिजेंस। ओह गॉड, ये मेरे ख्याल से सबसे फनीएस्ट एंड द ये खास करके टू पति अंडरस्टैंड। पत्नी ने ध्यान रखना चाहिए, कब तारीफ करे, कितने कंटेंट में करे, पर कब सर, करे, उस कब बेचारे ना करे, उस ये जरूरी बेचारे है। को तो पता भी तो नहीं होगा ना कि ये सब्जी पड़ोसन के पास से आई है, तो दैट्स अमेजिंग। ओके, तो सर कमिंग टू EQ के बारे में ही अगर हम बात करें तो एक बेहतर बच्चा जो EQ के कारण जीवन में सफल हो सकता है, तो उसके इमोशनल कोशेंट को डेवलप करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक स्टडी पैटर्न्स होते हैं? EQ IQ दोनों की बात अगर करें, एक्चुअली IQ डेवलप करने के लिए हर एक बच्चे के ब्रेन में मेरे ख्याल से इसमें हम मेंशन करना हमारी तरफ से एक रह गया कि आपको ब्रेन गुरु कहा जाता है, तो ये तो बहुत खास चीज है। फिर ये सवाल के ऊपर आपने बताना। एक्चुअली हर एक बच्चे के ब्रेन में 100 करोड़ तक न्यूरॉन्स होते हैं पूरे ब्रेन में। राइट, वो न्यूरॉन्स जो छोटे छोटे ये होते हैं, तो उसको जब कोई बच्चा प्रैक्टिस करता है तो न्यूरॉन्स के अलग अलग 2 न्यूरॉन्स की टैंगल्स बन जाते हैं, Correct. जिसको अपन जोड़नी या कुछ कनेक्शंस बोलते हैं। कनेक्शंस। अगर बच्चा कोई मैथ की टीचर अच्छी है, उसको सही ढंग से रुचि लगा रही है, तो बच्चा क्या करता है, मैथ के वो पजल छोड़ना, कुछ दिनों के बाद में वो बच्चा मैथ जीनियस बन जाता है। कोई बच्चे की टीचर्स या कोई आजू बाजू में समझो कोई ड्राइंग वाला है या ड्राइंग देखा, तो उसने ड्राइंग में स्मार्ट बन जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन में वो टैंगल्स बन जाते हैं। राइट, इमोशनली स्मार्ट होना अलग, और खास करके IQ बढ़ाना अलग। IQ यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि डॉक्टर सिमोन एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने ब्रेन जिम बोल के ये कहते, जैसे कि समझो एक जॉन सीना है WWF का, और एक कॉमन पीपल, एक बहुत ही दुबला पतला, दोनों का शरीर सेम है बिल्कुल। जॉन सीना ने प्री प्लान जिम जाके ये करके खाना डाइट वगैरह सब करके खुद को डेवलप किया, और दूसरे ने डेवलप नहीं किया। कॉमन 110 या 900 190 या 100 का जो IQ है, लास्ट बेंचर बच्चा और क्लास में फर्स्ट बच्चा, इनका ब्रेन सेम है, लेकिन एक ने ब्रेन जिम किया, यानी कि अपने ब्रेन को काम करने की आदत लगा दी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सच नहीं है। मैं भी पढ़ा, जब मैं खुद को, मेरे साथ में सभी साथियों ने स्टडी की थी, मैं फेल हो गया। सही बात। 1 मिनट में आ गए। और प्रैक्टिस में समझो अपनी सिटी में 25,000 बच्चे IIT के लिए ट्राई करते, सब जाते क्या फिर? सब प्रैक्टिस करते ना। बात तो ये है फिर। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आधा सच है, पूरा सच ये है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परिपूर्ण सराव करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग जिम को आते हैं, खाली आते जाते, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आता। आधे से ज्यादा तो सर फोटो निकालने में परेशान। व्हाट्सएप ये अपना पूरा चेन से चलता, तो उसमें नहीं आता। परफेक्शन तभी आता है जब आप कोई चीज दिल से कर रहे, बार बार कर रहे, और डेली टाइम पे इम्प्रूवमेंट करके कर रहे। बिल्कुल। इसलिए काइजेन नाम की एक टेक्नोलॉजी है जापान में, यानी कि आपका कोई भी काम कल से थोड़ा सुधार के करने का, मेक योरसेल्फ बेटर विद ईच, तो सक्सेस हो जाता और EQ बढ़ सकता। और EQ बढ़ा सकते उसकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से आप अपने न्यूरॉन बढ़ा सकते और चतुराई भी बढ़ती और रिजल्ट भी अच्छा था। लेकिन वो जो भी करना है आनंद से करना। लोग क्या करते, बच्चों के इसका आनंद निकाल लेते बाजू, उसका मूड नहीं तो भी जबरदस्ती ट्यूशन भेज देते, कहीं तो भी भेज देते। अब मूड नहीं यार, छोड़ दो ना, एक दिन क्या प्रॉब्लम आ रहा, राइट, उसके मूड से चलो ना। और एक्चुअली आज के डेट में बच्चे अपने से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपका लाइफ स्टाइल देखो, वो जमाने आपने कितना स्टडी किया देखो, आज के बच्चे का शेड्यूल देखो। बिल्कुल सही। बड़े से बड़े नेता अभिनेता या कोई बड़े मंत्री संतरी का शेड्यूल नहीं होगा, इतना टाइट शेड्यूल है बच्चों का। यस, बहुत सही सर। स्पेस दो, करेक्ट, सोचने का टाइम दो, यस, आनंद व्यक्त करने का टाइम दो। बच्चों को माँ बाप टाइम ही नहीं दे रहे, वो टाइम देना जरूरी।
और स्टडीज का पैटर्न भी कुछ इस तरीके से है सर, बिकॉज अब हम हमारी ही बात करें, हम बाल भारती के जमाने वाले बच्चे, आजकल बच्चों की एजुकेशन लेवल सीबीएसई और इसकी तो बात ही क्या करें कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जितना आगे जा रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, जमाने के हिसाब से चलना है, बट कॉम्पिटिटिव भी उतना ही होते जा रहा है और बच्चे वाकई में इतने ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं कि माँ बाप को ही बच्चे दिखते नहीं है घर में। इस तरीके की कुछ चीजें होती जा रही है। बहुत सही। तो सर जैसे EQ IQ की तो हमने इतनी बढ़िया तरीके से जानकारी ली आपसे, तो सर पेरेंटिंग के विषय पे हम आते हैं अभी आपके साथ कि पालन पोषण, पेरेंटिंग, इसको एक आप आपकी तरीके से सर पहले एक सिंपल डेफिनेशन अगर आपके हिसाब से आप कुछ बोलना चाहेंगे कि पेरेंटिंग क्या होना चाहिए, व्हाट इज पेरेंटिंग? एक्चुअली अभी मीडिया के ज़माने में और इंटरनेट के ज़माने में पेरेंटिंग पहले जैसा इजी नहीं रहा। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन का महापूर है, उसमें टू पूरी मच ऑफ इंफॉर्मेशन। इस फ्लड में बहुत सारे फैमिली, स्टूडेंट्स, माँ बाप, बच्चे बहे जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। रही बात, पेरेंटिंग एक कला है, एक स्ट्रेटेजी है। हर एक माँ बाप क्या करते हैं कि अपने पिताजी से कुछ तो भी लिया तो वो पैटर्न का, जूने पुराने पैटर्न से पेरेंटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी पेरेंटिंग के वो फंडे अभी नहीं चलने वाले। खास करके पीछे दबा के किसी को रखना है, तो ये जो अपने माँ बाप अपने बारे में करते थे, अभी आप किसी को दबा के नहीं रख सकते। आपसे बच्चा या बच्ची नेक्स्ट वर्जन और टॉप लेवल का बच्चा है, यानी कि आप जो जिंदगी भर सीखे वो 10-12 साल का बच्चा आपको सिखाएगा। सही बात। ये ध्यान में रखो। आपका जन्म हुआ 20वीं सदी में और 21वीं सदी को के बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को कंट्रोल करना ये बहुत हार्ड बात है। वेरी वेरी टफ। दुनिया के कोई भी पेरेंट ने, वह कलेक्टर रहो या क्लर्क रहो या गरीब रहो अमीर रहो, उसको हर एक को अपना बच्चा सक्सेस होना मांगता है या उसके लिए कोशिश करता है, कोई भी हो। बिल्कुल। उसके लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है। माँ बाप ने 2 आदतें बच्चों को लगाना बहुत ही जरूरी है। वो बच्चा छोटे देहात में भी सक्सेस होता और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में, दुनिया में कहीं भी सक्सेस होता। पहली आदत है ईटिंग हैबिट। आज ब्रेन के हिसाब से बच्चों को अच्छी ईटिंग हेल्दी हैबिट ही नहीं है। सही कितने घंटे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड क्या है, ये बच्चे को मालूम नहीं। माँ बाप सुनते नहीं, पूरा जंक फूड खिलाना या जो भी है, तो ज्यादा बच्चों को टाइम, उसका शेड्यूल ही नहीं है। ईटिंग हैबिट एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मैं सर बताऊंगी कि न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है, पौष्टिक वो जरूरी है। और दूसरा स्टडी हैबिट। 2 आदतें अगर बच्चे में है, आपके लड़के लड़की में, और यह आदतें उसको 2-3 साल 5 साल में भी लगाए अपने, तो बच्चा सक्सेस होता। अगर ये 2 आदतें नहीं है, वो कितने भी बड़े स्कूल में डाले, कितने बड़े इंस्टीट्यूट में डाले, तो कुछ फर्क नहीं होने वाला। रिटर्न विद थैंक्स आ जाएगा, पोस्ट का जो जैसा अपन पार्सल भेजते वैसा वापस आ जाएगा। ये 2 आदतें लगाना जरूरी है। उसके आगे हम साइकोलॉजिकल तरीके से माँ बाप को बोल देते कि भाई बच्चों को साइकोलॉजी के हिसाब से एक 8 पॉइंट पे आप ध्यान दो। अष्टपहलु पालकत्व जिसके बोलेंगे, उसमें उसके मैंने खाली 4 वर्ड में बोल दूंगा आपको। एक दूध, तुप, शीरा और मासा। दूध में का दू बोले तो दुर्लक्ष्य मत करो। आप चाहे कौन सी भी दुनिया में हो, ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए इस चीज को पेरेंट्स ने। दुर्लक्ष्य मत करो। जैसे कि धीरूभाई अंबानी होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, इन्होंने अपने बच्चे के LKG UKG से लेकर कोई भी मीटिंग को प्रेजेंट थे। अब उनके इतने तो बिजी नहीं है। हम अक्सर देखते बहुत सारे स्कूलों में पेरेंट मीटिंग लिया तो माँ बाप को टाइम नहीं बोलते। बिल्कुल। और हम तो काउंसिलर तो ऐसे है कि जिसको, जो इंसान को अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं, तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं टाइम ही नहीं देता हूँ। माँ बाप कितने ही बिजी रहने दो, बच्चों को टाइम देना चाहिए और दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम दुर्लक्ष्य की वजह से होती है। बोले तो धमकियां मत दो। धमकियों का बहुत ही विपरीत परिणाम बच्चों के ब्रेन पे होता है। जो दुश्मन को अपन धमकी दे के कर नहीं सकते, वो अपने बच्चे को धमकी देते हैं, और उसके बाद में उसको कुछ दिनों के बाद बच्चा जैसा स्मार्ट हो जाएगा तो धमकियों का खोलपना उसको ध्यान में आ जाता है और अपन बच्चों के सामने एकदम चिल्लर बन जाते हैं।
अपना कुछ यही नहीं रहता, इम्प्रेशन नहीं Value रहता। नहीं। दूध हो गया, तुप में से तुलना मत करो। बिल्कुल। हर एक शख्स के ब्रेन को या लेडीज को खास करके आदत लगी सो है तुलना करना। ये तुलना ये बहुत ही गलत चीज है। कुर्सी और टेबल में कुछ तुलना होने वाली नहीं। नहीं। दो सगे जुड़वा भाई भी है तो उनमें भी उनका इनसाइडर अलग अलग होता है, यस यस। तो उनकी तुलना नहीं होती और तुलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हर एक बच्चे का बहरने का, फूलने का, फलने का टाइम अलग होता है। जैसा कि निसर्ग में पेड़ों का होता है, उसी तरह उसको टाइम लगेगा कम ज्यादा। लेकिन भाई का लड़का क्या हो गया, इसका क्या हो गया, क्लास में का इसका क्या हो गया, ये तुलना की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। कंपैरिजन। अगर आपको उसको लगाना ही रेस में, तो खुद से स्पर्धा करने को लगाओ। यस। वेरी खुद से, खुद के परफॉर्मेंस से। कल मैं इतना किया था, आज इतना करूंगा। यस। तो उसमें राग, द्वेष, लोभ ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होगा। नहीं होगा। दूध तो दूध ध बोले धमकिया मत दो, तू बोले तुलना मत करो, अप्पा बोलो तो परस्पर निष्कर्ष मत निकालो। आपका लड़का लड़की भी कभी कभी गलतियां करती, वो पहिले मानो। या आपलं ठेवायचं झाकून, दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून। यानी कि मेरा लड़का लड़की जो भी है, बबलिया बबली बहुत अच्छा, दूसरों के बेकार। इसमें बहुत सारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। उसकी अगर गलती है तो उसको समझाओ, ये तेरी ये अभी की जो एक्शन है तेरी, ये गलत है, तू गलत नहीं। बिल्कुल। तू गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है और ये गलत नहीं करना। और को गलत सभी लोगों ने करना घर में। सही। जब बड़ी फैमिलीज होती घर में, तो क्या करते बच्चे, छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में लेके जाते फाइल। बहू से सीधा सास के पास। वहां पे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे भी ये नहीं होता। उन्होंने भी जो गलत है वो सबने गलत बोलना, बिल्कुल बिल्कुल। और जो सही है तो सही बोलना बच्चों को। दूध तो हो गया, प बोले परस्पर निष्कर्ष, शिरामध्ये सी बोले तो शिस्त लगाओ। सबसे पहले शिस्त का पहला स्लोगन है, आपको लगता है आपके लड़के लड़की ने झूठ नहीं बोलना, आप झूठ बोलना बंद करो। आपको लगता है कि अपने बच्चे ने मोबाइल कम यूज करना है, आप मोबाइल कम यूज करो। मैं बहुत सारे पेरेंट ऐसे देखे जिनके खुद को डिसिप्लिन की वजह से बच्चे सुधर गए। यस। मंकी सी मंकी डू बोलते हैं। हाँ, तो खास करके बच्चा अगर स्कूल में से आ गया तो आराम से उससे बात करो, क्या हो गया, क्या नहीं, क्या मजा आया, ये ऐसा। हाँ। क्या स्टडी की, ये नहीं, उसको क्या मजा है, तेरा दोस्त कौन है, क्या नहीं, तो वो बोलेगा कि भाई मेरा वो अपने बंगले को आता हूँ ना, तो वहां का डॉग ही मुझे बहुत डर लगता है उसका। हाँ। फिर Yes. आप उसके इनसाइडर में घुस जाओ ना। यस यस। मम्मी पापा उसको बात ही नहीं कर रहे बच्चे। करेक्ट। जितना तुम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बात करेंगे, उसके बाद में उसका जब मूड है, जब वो लिखने पढ़ने बैठता, आप पोथी लेके बैठो, सब्जी लेके बैठो, लेकिन उसके साथ में बैठो। मैं बहुत सारे IAS IPS अधिकारी जो जिस घर में बने, तो उनकी माए बाप ऐसे बैठते थे उनके सामने। बचपन में खुद पढ़ने को बैठते थे, वो भी बैठता था। अब मम्मी पापा अगर इधर अपना टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोल रहे स्टडी कर, तो ये ऐसा नहीं होता कभी। होता है, सही बात। दूध तो शिरा, शी बोले तो शिका, शिकवा, रा बोले तो रागू नका। उठ इसको डांटो, उसको डांटो, इसको डांटो, ये कुछ काम करने। बिल्कुल। और मासा में का माँ बोले तो मारो मत। मारने के बाद में ह्यूमन बीइंग का अपना जो ब्रेन है, रेप्टाइल ब्रेन की उत्क्रांति है। रियली? रेप्टाइल ब्रेन की, जो बेसिकली प्राणियों में, सरपटणारे प्राण्यांमध्ये जो ब्रेन रहता वही ब्रेन है। माय गॉड। तो बच्चे को तुम हमेशा अगर मारोगे, हमेशा डांटोगे, तो रेप्टाइल ब्रेन की जो प्रतिक्रिया है, फाइट तो नहीं कर सकता, फ्लाइट भी नहीं कर सकता, यानी कि भाग के नहीं जा सकता घर से बाहर या क्लासरूम से। सही। ये दोनों नेचुरल प्रतिक्रिया ब्रेन को नहीं है, तो फिर वो फ्रीज हो जाता, कुछ बोलने का नहीं। मम्मी बोले कुछ बोलने का नहीं, पापा बोले कुछ बोलने का नहीं, फिर वो अंदर के अंदर ये हो जाता। इसकी वजह से ज्यादा बढ़ गया तो इसकी वजह सुसाइड होती। ओह माय गॉड। फ्रीज लेवल अगर ज्यादा बन गई, ये बच्चा बात ही नहीं करता, बोलता अरे तुम सुनते ही नहीं ना, बहुत सही। मम्मी सुनती नहीं, पापा सुनता नहीं, कोई घर के लोग सुनते नहीं, बोलेगा काय को। सर सुसाइड केसेस के ऊपर से तो इतनी बढ़ोतरी हो रही है, हम इसकी देख वजह ही से रहे हैं ये हो जाता कि चाहे कोई भी एज के हो, आजकल तो स्कूल के बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिलती है, वो बड़ों में भी देखने को मिलती है। और सा बोले तो सांत्वन करो। राइट। बच्चे ने अच्छे चित्र निकाले तो उसको पहले
माए का जो ये है अप्रिशिएट मम्मी पापा का आना चाहिए। यस, ये हो गए साइकोलॉजिकल पेरेंटिंग के अष्ट पहलू। बोले दूध तुप शिरा मासा, ये भी देख लिए किसी ने, कोई बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की जरूरी नहीं, वो ये भी देख लिया तो बच्चा आपका सक्सेस होता। बहुत रही बात कितना भी मार्क कम रहो ज्यादा रहो ये मैटर नहीं है, वो खुश है क्या नहीं ये मैटर है। यस, और खास करके मम्मी पापा क्या करते हैं, अपने खुद के जो सपने अधूरे सपने वो बच्चों के थ्रू बच्चों पे डाल देते और हमको मेरा भी बोल बेटा देते मैं नहीं कर पाया, मैं मेरे हाँ, बेटे को yes, बनाऊंगा। yes। सही सही। तो इतनी बढ़िया तरीके से आपने ये मतलब बेसिक पेरेंटिंग की चीजें को सिंप्लीफाई करके बताना, ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमको सुन रहे, खास करके पेरेंट्स, दिस इज लाइफ लेसन जो आपको आज सुनने को मिल रही है, और इस पर विचार करके इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ये बहुत बहुत शानदार चीज़ें बताई हमको पेरेंटिंग के बारे में। और सर एक और चीज़ है इसमें, एक सवाल ऐड करना चाहूँगी कि जैसे बच्चे एक टीनेजर वाले फेज में जाते हैं, जैसे 13, 14, 15 वाले फेज से जाते हैं, जिसे हम टीनेजर साल कहते हैं, उनके टीनेजर इयर्स, तो वो फ्रीडम की जो एक उनकी लालसा शुरू हो जाती है वहाँ से कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दोस्तों के साथ में, अभी आप मुझे फ्रीडम देते ही नहीं हो, मेरे दोस्त तो ट्रिप पर जाते, ये करते वो करते। तो ये वाले एज ग्रुप के साथ में किस तरीके से डील किया जाना चाहिए फिर? एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछे, आपका ही नहीं है पूरे वर्ल्ड का यही प्रॉब्लम है। टीन ग्रुप बोले तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, राइट। जहाँ टिन बजता है ये खतरों के खिलाड़ी है। ये लोग मम्मी पापा का सुनते नहीं, टीचर्स का सुनते नहीं, मैं खुद एक टीनेजर की माँ हूँ, सो आई सुनते कंप्लीटली नहीं, रिलेट। अब बड़ों की बात सुनते नहीं, और खास करके हमारी भाषण तो कभी सुनते नहीं। ट्रू। तो इनको ये सुनते किसका, अपने दोस्त का सुनते, सहेली का सुनते। हाँ, तो इन लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट है कम बात करो और उनको बोलने लगाओ। अगर एजर को आपको सही ढंग से हैंडल करना है तो उसको ओपन अप करो। उसका सबसे बढ़िया हॉबी कौन सा पूछो, उसको क्या लाइक है क्या डिसलाइक है। अगर आपको लगा कि उसने ये अच्छी चीज है लेकिन वो डिसलाइक कर रहा है, हाँ। तो उसको डिकोडिंग करो ना, पूछो क्यों नहीं डिसलाइक। तो उसने कहीं ना कहीं बोलता है ये साधु महाराज इन्होंने ऐसा ऐसा गड़बड़ किया था करके मुझे डिसलाइक। हाँ। अरे वो उतनी कृति बेकार है, ये हाँ, बाकी का चीज ठीक है ना। हाँ, राइट। हम अंदर जाकर हाँ। निकालने की कोशिश नहीं करते। समझो किसी ने बोल दिया कि नहीं मुझे बारिश पसंद ही नहीं है, हाँ। तो उसको पूछना चाहिए बारिश क्यों पसंद नहीं। तो बोलेगा मैं जब जा रहा था एक दिन बारिश आ रही थी, मैं गिर गया, पूरा कीचड़ लग गया, गंदगी लग गया। ये बात अलग है। हाँ। बारिश कौन सी काम की चीज है, कैसा है, ये बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। और खास करके टीन ग्रुप के बच्चों को उनको ओपन अप करना, उनको बात करने देना। तो इनसाइडर में जब आप जाओगे तो सबसे बेहतरीन दोस्त बन जाते आप टीनेजर के। और टीनेजर को खास करके भाषणबाजी चलती नहीं, वहां फोर्स भी नहीं चलता। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी माँ बाप मैं अभी तक टीनेजर के फोर्स के सामने जीता हुआ देखा ही नहीं। इम्पॉसिबल। हाँ, तो उनके इसमें कभी भी पूर्ण शरणागति नहीं पद करने की, अपने अपने मूल्य रखने के, लेकिन उसके सामने उसको क्या अच्छा है क्या नहीं उसके मुंह से पहले समझना जरूरी है। इसलिए संवादी होना। बिल्कुल। पहले संपर्क, दूसरा संवाद, और तीसरा सुसंवाद। आर्ग्यूमेंट तो दूर ही रखें। हाँ, आर्गुमेंट होने दो ना। अच्छा। यानी कि समझो करप्शन अच्छा है हाँ। या नहीं है, राइट। आर्ग्यूमेंट सही ढंग से करो ना, उसके मेरिट डिसमेरिट, और उसके बाद में एक्सेप्ट करो। बिल्कुल, ये जरूरी है। आर्गुमेंट बोले तो इसका मतलब है यानी कि फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट का बहुत सही ढंग से अगर किसी को बोले, समझो कि किसी को ब्लैक कलर पसंद नहीं है, हाँ, ओके, और उसके दोस्त ने या सहेली ने ब्लैक कलर ही पहन लिया, अच्छा, और आते ही पूछ लिया हाँ। उसने मैं कैसी दिखती हूँ, कलर कैसा दिख रहा है। सो सिंपल है यार, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ऐसा बोलो ना। हाँ। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि तू पहन, तो नहीं सॉरी मुझे पसंद नहीं, ये हो गया टीका करने के। लेकिन
काला शर्ट पहन लिया करके तो ये नहीं, मुझे व्हाइट पसंद है या आपको ब्लैक पसंद है, किसी को अलग अलग पसंद है। यस बिल्कुल। यानी कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 के बच्चों को सबके साथ रहने का सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। कुछ करके देखने का सिखाना बहुत जरूरी है, खुद को जानना जरूरी है, और सबके साथ जीने का ये जरूरी है। क्योंकि अभी पूरी वर्ल्ड एक छोटा फैमिली बने इस वजह से, तो सबके साथ जीने की आदत घर से निकल जाती है। तो टीनेजर ग्रुप में ये आदतें लगाना जरूरी है, और उसमें खास करके रीडिंग हैबिट लगाना जरूरी है। हाँ। टीन ग्रुप को तो क्या हो जाता, वेरियस विचार, वेरियस सॉफ्टवेयर, वेरियस टैक्टिक्स बच्चों को ध्यान में। रीडिंग पर एक मैं पूछना चाहूंगी सर कि जैसे हम तो चल रहे हैं अब डिजिटल दौर में, तो बच्चे कुछ डिस्कनेक्टेड सा हो जाते हैं किताबों से, और वो रीडिंग भी करने जाओ तो वो डिजिटल तरीके से रीडिंग शुरू कर देते हैं। आजकल ये काफी चीजें मैं देख रही हूँ कि नहीं हम पढ़ते हैं पर हम मोबाइल से, लैपटॉप से, टैब से, इससे उससे हम डिजिटल तरीके से रीडिंग करेंगे, ना कि पता नहीं क्यों कि किताबों से जो स्पर्श होता था, या मैं आई वाज एन एविड रीडर, मैंने हर तरीके की बुक्स हम बचपन में पढ़ते थे, बट ये वाले दौर के बच्चों में ये किताबों से पता नहीं क्यों वो कनेक्टिविटी छूट रही है, और उनका रीडिंग का जो विचार है वो डिजिटल तरीके से बढ़ता जा रहा है सर। एक्चुअली अभी बच्चे पढ़ते नहीं, ये बात नहीं है, बच्चे पढ़ते, लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका बदल गया है। ओके। जैसे कि टॉकिंग बुक आ गया अभी, बहुत सारे बच्चों को टॉकिंग बुक सुन लेते बच्चे, राइट, ऑडियो बुक्स वगैरह वो टाइप का। हाँ, कुछ बच्चे डिटेल पढ़ लेते, लेकिन जो आनंद है अपना, जो प्रत्यक्ष बुक देखना, उसको बुक को पूरा हर पन्ने को छूना, ये जो है तो थोड़ा सा इनका जो टेक्निक अलग है। वो लेवल पे लाने के लिए बच्चों को ओरिजिनल बुक्स ही नहीं परचेस करते बहुत सारे माँ बाप। मैं बहुत सारे घरों में देख लिया कि एक से बढ़कर एक बेहतरीन चीजें रहती, और उनको अगर पूछ लिया भाई तो आपके घर में कौन से बुक है, कितने बुक है, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे सनातन संस्कृति वाले के घर में भी श्रीमद् भगवत गीता नहीं रहती, रामायण नहीं रहता, बहुत सही, और वो देखा ही नहीं बच्चे ने, बिल्कुल। तो पढ़ने का सवाल ही नहीं आता। तो हर बर्थडे पे मम्मी पापा ने किसी ने वो पढ़ो या मत पढ़ो उसको बुक देना चाहिए। बहुत सही। मेरे पिताजी फार्मर थे, लेकिन उस जमाने में उन्होंने मुझे चंदा मामा लगा के दिए थे। मुझे अच्छी याद है कि चौथी से लेकर 10वीं तक मुझे आदत नहीं थी, मैं उसको मूछे निकालना, काटना, उसके भी चिपकाना। हाँ। जब जैसा मुझे आत्मभान आ गया तो मैं पढ़ने लगा, उसमें से मॉरल स्टोरीज पढ़ने लगा, तो मुझे वहां से आदत लग गई पढ़ने की। फिर बाद में मैं पंचतंत्र पढ़ लिया, स्वामी विवेकानंद पढ़ लिया, आगे पढ़ने की आदत आप तो खुद की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी है मेरी खुद की। ये आदत लगाना माँ बाप का काम है। उसको आप हर बर्थडे पे दूसरा कुछ देने के बजाय एक बुक देते जाओ उसकी उम्र के हिसाब। अगर उसको आदत ही लगाना है तो पहले आप पढ़ो, तो उसको आदत लगेंगी। ये मम्मी पापा का, टीचर्स का, स्कूल का काम है। लेकिन स्कूल में भी कैसा, इतने सारे बच्चे होते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते, पॉसिबल नहीं रहते, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, बहुत ही बढ़िया हमने इसके बारे में कहा। और जैसे हम बात कर रहे कि भाई मोबाइल और डिजिटल जीवन जो है, तो सर क्या ये अब जैसे सोशल मीडिया का दौर इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना बढ़ गया है, तो क्या ये बच्चों के विकास पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, जो डिजिटल दौर चल रहा है? प्रभाव पड़ेगा बोले तो पड़ चुका है। मैं नेक्स्ट अभी न्यू कमर जो भी दाम्पत्य है, वो बच्चे को फीडिंग के वक्त मोबाइल दे रहे, बच्चा खाना नहीं खा रहा करके मोबाइल दे रहे 1-1.5 साल के बच्चे को। एक्चुअली 8 साल तक बच्चे को मोबाइल दिखाना तक नहीं, उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता। मैं मेरे खुद बड़े लड़के को 12th होने के बाद दिया मोबाइल, और छोटे लड़के को 10th होने के बाद दिया, क्योंकि उन दोनों में गैप भी है 7-8 साल का। एक्चुअली मोबाइल की वजह से माँ बाप और बच्चे दोनों के बहुत जो साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ जो है खराब हो रहा है।
बहुत सारे ऐसे हमारे पास वेरियस कैंडिडेट्स आते ओह हैं माय मेंटल हेल्थ। क्यों कि ये मोबाइल में झट से इंस्टेंट कुछ चीज़ें जो है तो ये हो जाती है, और डोपामाइन का एकदम यस यस उसको बिल्कुल बूस्ट स्पॉट होता हो है, जाता, बूस्ट यस हो जाता, यस और वो इजीली एंजॉयमेंट के हिसाब से उसको कॉमन चीज़ों में ध्यान ही नहीं ध्यान रहता। नहीं रहता। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक तो मोबाइल नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट सर मैंने भी ऐसे केसेस सुने हैं कि बच्चों में, कम उम्र के बच्चों में खास करके हार्मोनल इम्बैलेंस तक होने लग गया है। Yes. और अलग अलग तरीके के खासकर फीमेल चाइल्ड्स में अभी से ही जैसे प्री मेंसेस का समय जल्दी आ जाता है उनको, जो रिक्वायर्ड एज के अकॉर्डिंग उनकी मेंसेस जल्दी आ जाने लग रही है। इवन मैंने स्पेसिफाइड सुना है कि सेकंड क्लास की बच्चियों में भी मेंसेस जो है मासिक पाळी जल्दी शुरू हो जा रही है। और रीजंस ढूंढने के बाद में, सर्वे करने के बाद में ये जाना गया कि इट वाज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूसेज। मोबाइल से क्या हो रहा है कि जो उम्र के हिसाब से अपने को जिस इंफॉर्मेशन मिलना नहीं चाहिए वो कम उम्र में मिल रही है। और एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो है, जो ह्यूमन ब्रेन का जो पिछला जो ये एमेगडाला जिसको बोलते हैं, राइट, वो 10-12 साल के बच्चे लड़के लड़कियों का डेवलप हो रहा, कोई भी 10-12 साल। करेक्ट। तो जो बड़े लोग जो भी काम करना चाहते, जो कर सकते, जो एंजॉय ले सकते, वो एमेगडाला की वजह से वो 10-12 साल का लड़का लड़की एंजॉय कर सकते। लेकिन जो फ्रंटल लोब रहता है जो ब्रेन का, वो 21 साल तक डेवलप होता। उसके परिणाम क्या होंगे उनको इसमें आता वो। राइट। इसलिए कोई भी छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल दिए, उसको अगर उसको साक्षर नहीं किए, मोबाइल के क्या क्या प्रॉब्लम्स वो नहीं बोले, तो ऑटोमेटिकली वो होने ही वाले, और इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। इसलिए मोबाइल अगर बच्चों को देना ही है, अगर स्कूल पर्पस बोलो, ट्यूशन पर्पस, कुछ भी बोलो, उसको सबसे ओपन स्पेस पे दो, उसको लॉक नहीं करने का बोलो। और दूसरी बात, सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने के पहले मम्मी पापा ने और बच्चों ने मोबाइल को हाथ नहीं लगाने। 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। परफेक्ट। भाई मेरा कितना ही बिजी काम रहने दो, मैं शार्प 10 बजे मेरा मोबाइल बंद कर देता हूँ, सुबह 7 बजे तक फ्लाइट मोड पे रहता। सही बात। बाद में क्या करना है ये कर लो। हम भी कुछ कर, हमको भी कंटिन्यूअसली हम इसकी मीटिंग ये है वो है, इसको बात करो उसको बात करो, लेकिन उसका बट जो हमको एक लिमिटेशन खुद भी रखना जरूरी है, वही बच्चों के साथ। माँ बाप ने और फैमिली ने मोबाइल उपवास रखे तो बहुत अच्छा। डिजिटल डिटॉक्स। बस उपवास रखना है, उस दिन अपना हाथ ही नहीं लगना, स्पर्श करने का नहीं। सर ये तो जरूरी हो गया, जैसे हम इस भगवान का उपवास करेंगे, वो करेंगे, या एकादशी हो गई, ये हो गया, ये भी जरूरी है। ये यहाँ तक मेरे ख्याल से कि सुनने वालों ने जरूर ये यहाँ करना तक कि चाहिए। कुछ अभी बच्चों ने निबंध में लिखा कि काश में मोबाइल होता, कि मम्मी पापा के हाथों में रहता ज़्यादा ज़्यादा। ये भी देखा हमने, इतना लोग अपने छोटे बच्चे का, अपनी प्रियतमा का, मिसेस का हाथों में कम है, उससे ज़्यादा मोबाइल लोग हो गया। इतना ये लोग बहुत एडिक्ट हो दुर्भाग्य गए है कि मतलब इंसान मोबाइल के साथ समय इतना बिता रहा है कि हमारे नजदीकी लोग या लव्ड वंस जो है वो ऐसा सोच रहे हैं, क्वालिटी खास टाइम करके स्पेंड नहीं कर रहे। यहाँ तक कि Exactly. 2 लोग बैठ गए तो एक मोबाइल भी इधर दिखेगा, वो दूसरा मोबाइल। हम ऐसे कई तस्वीरें इंटरनेट पे भी देखते हैं सर कि 5 लोग एक कमरे में है और हर एक के हाथ में फोन है, सब अपने इसमें लगे हुए। बिल्कुल सही कहा सर, डिजिटल डिटॉक्स एक नीड बन चुका है और मेरे ख्याल से हफ्ते में एक बार हर परिवार ने इसको फॉलो करना चाहिए, संडे हो या व्हाटएवर इट इज, बट ये होना चाहिए। सर ये बात तो सच है, पर इसके अलावा फिर भी क्या साइंटिफिकली एक कोई तरकीब है जो आप बता सकते हैं कि बच्चों में अगर मोबाइल की लत लगी हुई है तो उसको छुड़ाने के लिए कोई साइंटिफिक तरीका है आपके पास? इसके लिए आपको खास करके इंडियन कल्चर इसमें जाना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा देख लिए तो इंडियन कल्चर में बहुत सारे आनंद से प्रचुर ऐसे बहुत सारे गेम्स है। अच्छा। जैसा कि बुद्धि बढ़े, हाँ, छोटे चंपल पानी है, हाँ, दूसरा बच्चों के, लड़कियों के लिए कुछ अलग अलग गेम्स है, यस, युमा है, फुगड़ी है, ऐसी
इंडियन सही गवर्नमेंट कहा ने सर। मैं खुद बताती हूँ, मैंने अपने बचपन में चंपुल खेला है। हाँ, और मतलब वो चिप्पी होती थी साई कि खड़ी 16 खड़ी हाँ, वो। वो हम लोग जंप करके जो हाँ, बॉक्स में, yes, मतलब ये सारी चीजें मैंने खेली है। ये ही चीजें हम अपने जनरेशन में, उनको पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या नहीं, है। लेकिन उनको आपने कभी लेके सिखाया नहीं ना। यार ये भी सही बात वो है। जमाना ऐसा था कि आप अपने पड़ोसी के पर यानी कि सर सहेली के साथ इसमें खेलते इसमें थे। एक चीज मैं ये भी बोलूंगी कि आप कोई भी एरिया देख लो, रेसिडेंशियल बोल लो, कॉलोनी बोल लो, सर आज के डेट में कहाँ बच्चों को हम देखते हैं अड़ोस के पड़ोस के बच्चे की सब 4 बच्चे मिलकर आकर खेल रहे हैं। ये भी तो नहीं हो रहा है। खेलना दूर की बात है, पड़ोस में बच्चे को नहीं जाने दे रहे लोग। हाँ ये भी सही है, बिकॉज आजकल मेरा चीजें स्टेटस, कास्ट मैटर, ये वो नहीं। सब ऐसा कर रहे सर हैं। मैं इसमें स्टेटस की जगह पे ये बोलूंगी, आजकल तो एक अलग ही चल रहा है कि बच्चों की सेफ्टी पे बड़ा एक है ना, खास करके बच्चों की सेफ्टी पर भी बहुत बड़ा प्रश्न आ खड़ा हो जाता है कि पड़ोस में भी भेजने में हम लोग डर लगता है सर। सबसे पहले जब तक आप उसको पूरा प्रिपेयर करके, अगर सामने वाले को किसी का बाहर नहीं जाने देंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा, वो ज़्यादा अनसेफ है। तो उसको छोटे मोटे चीज़ों से उसको प्रिपेयर करना, गुड टच बैड टच उसको समझा देना, हाँ हाँ, बाद में उसको जरूरी है ना। ये बात समाज में तो जाना जो बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन माँ बाप ने एक्चुअली खेलने के लिए जो पारंपरिक अपने लुप्त होने वाले खेल है वो अगर दिए तो मोबाइल से दूर रहता। यहाँ तक कि मैंने स्पेशली बच्चों के लिए मोबाइल से दूर रखने के लिए इंडिया का जो टॉयज फेयर होता है उसको एक गुड हैबिट एंड बैड हैबिट की स्नैक एंड लेडर की सब्सिडी बनाई से ओके एक मेंदूची व्यायामशाला प्रोजेक्ट है। ओके उसमें जैसा कि इंडियन जित के पूरे गेम है और वर्ल्ड के गेम है, तो मुझे क्वेश्चन है कि समझो बच्चों को ब्रेन डेवलप करने के लिए इंडियन मम्मी पापा अपना यहाँ पे समझो बुद्धि बल देते इंडियन, तो चाइनीज क्या देता हूँ, जापानी क्या देता हूँ, अमेरिकन क्या देता हूँ, तो उनके पूरे गेम्स में इकट्ठा किए उसकी मेंदूची व्यायामशाला बोल के। वो अगर दिए तो बच्चा 101% मोबाइल फेंक देगा। क्या बात है। लेकिन वो करना जरूरी है ना, वो कितना अच्छा गेम है उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए बिल्कुल बच्चों को। तो सर आप ये जो बता रहे हैं कि मेंदूची व्यायामशाला जो ब्रेन्स के लिए एक एक्सरसाइज की तौर पे बच्चों के, तो ये जैसे अगर कोई पेरेंट्स इच्छा रखते हैं कि वो इस चीज में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे गाइड करेंगे, वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जितने भी अपने इंडियन गेम्स है हाँ उसके वेबसाइट पे पूरी माई इंफॉर्मेशन है। ओके जो अपन बचपन में खेले राइट वो खेल अपन तो दे सकते हैं, 10-5 तो दे सकते हैं। राइट और ज्यादा अगर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल बुक ट्रस्ट ने इंडियन टॉयज पे और आईआईटी गांधीनगर ने इंडियन टॉयज पे एक बुक है छोटी, ओके वो बुक मंगा सकते हो। वो बुक में से इंटरनेट पे बहुत सारे है। Right. रही बात अपना फॉरेन के जो गेम्स है, जैसे कि समझो ये रूबिक क्यूब है, ऐसा ये ब्राजील के एक प्राध्यापक उन्होंने बनाई है, 30 सेकंड में बच्चा छोड़ देता। और अच्छे लोगों को तो बच्चे को कोई 3-3, 4-4 दिन भी नहीं ये हो जाता। जैसा कि और ब्रेन गेम है, गेम से पूरा ऐसा ये पूरा इसमें कम से कम ये इंसाइक्लोपीडिया है ब्रेन का, यूएस से मंगाए। सो ऐसे बहुत सारे बुक्स और गेम है, तो आप बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके, लेकिन माँ बाप को टाइम ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और यकीन मानो अभी 70% स्टूडेंट्स आर लेजी, 20% स्टूडेंट्स आर बिजी। ये भी सही है। लेजी टू बिजी, बिजी बनाया आपने। हाँ। ये ट्यूशन, वो हॉबी क्लास, ये हॉबी क्लास, योगा क्लास, ये है बिजी बनाया। हाँ। लेकिन बिजी बिजी और लेजी दोनों भी लूजर होते हैं। खाली बिजी होना भी विनर नहीं होता। ओनली क्रेजी पीपल्स विनर होते हैं। लेजी टू बिजी, बिजी टू क्रेजी बनाना है। अपने बच्चों को क्रेजी बनाओ। यस एक आधी चीज करना है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना, नहीं करना। उसने नहीं बोले तो सुनो न तुम, उसके पीछे यार लॉजिक सुनो। यस और खास करके मैं देखा जो बच्चों को क्रेजी बच्चे हैं वो बच्चे सक्सेस होते ज्यादा करके। यस वही आईआईटी टॉप करते, आईएएस में जाते। यस खाली बिजी नहीं, यस बच्चों को बिजी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी। क्रेजी करना जरूरी है। यस 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 बिल्कुल सही कहा सर। आई गेस इतनी सारी अमेजिंग चीजें, मुझे नहीं लगता है कि आज रुकने का मन करेगा, इस तरीके से चल रहा है सर। और यस, कमिंग टू ब्रेन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें सर, तो ब्रेन डेवलपमेंट में जैसे
गेम्स वास्तव में बच्चों की सोचने की क्षमता को भी बढ़ाएंगे? जैसे आपने अभी गेम्स की बात की, तो ये जैसे हम कहेंगे ना कि भाई चाकू की धार कम हो जाए तो लगा लगवा लेते हैं, तो क्या गेम्स का जो रोल ब्रेन शार्प कर सकते क्या? क्या ये ब्रेन को भी इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये शार्पनेस बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। जैसा कि ब्रेन खास को हम करके हमने कई बार चेस में तो देखा ही है कि इंडिया में बच्चों ने किस तरीके से नाम कमाया है और क्या लेवल पे वो लोग पहुंच रहे हैं। नो डाउट इन दैट। इसको ब्रेन की प्लास्टिसिटी बोलते हैं, लवचिकता जो बोलते हैं। ओह, राइट। तो एक्चुअली अलग अलग गेमों से प्लास्टिसिटी बढ़ जाती, टैंगल्स बढ़ जाते, उसके एक्सपीरियंस बढ़ जाते। यहाँ तक एक छोटा सा गेम बोलूंगा मैं। एक चाइनीज गेम है, 7 पीस पजल बोल के। आप 7 अगर piece puzzle, मोबाइल पे वगैरह देखे तो Yes. 7 टुकड़े खाली। ओके। एक चाइना में एक पर्सन के हाथ से एक आईना था, वो गिर गया, उसके 7 टुकड़े हो गए। हाँ। वो 7 टुकड़ों से 2500 अलग अलग शेप बना सकते हैं आप। पूरी ABCD, माय गॉड। पूरे प्राणी पक्षी क्या बात पंछी ये बना सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल बढ़ जाता है। एग्जैक्टली सर, शुरुआत में मैं वही बोलना चाह रही थी कि चाइना में, जापान में ये लोग वही तो करते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजों में बच्चों को इस कदर इन्वॉल्व रखते हैं कि इनकी ब्रेन डेवलपमेंट कम उम्र तक ही ऑलरेडी 70% हो जाती है। दे आर लाइक इक्वल टू अ ह्यूमन एडल्ट्स ब्रेन। यस, जैसा कि समझो ओरोगामी है, राइट। इससे बना के बच्चों को कुछ ना कुछ करने दो। करेक्ट। उसको माटी से नजदीक जाने दो, माटी के नजदीक जाने दो, माटी से कुछ करने दो। यस, जैसे हम लोग हम बचपन में हम मिट्टी से बनाना, घर बनाओ, ये करो वो करो, तो वो क्रिएटिविटी जो है यस आ जाता, वो निकल के बाहर। और कैसी भी रहो क्रिएटिविटी, छोटी हो बड़ी हो, तो उसको करने दो। यस, क्रिएशन इम्पोर्टेंट है। यस। एक्चुअली अपनी अभी के एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए भी डेरिंग से बोलूँगा की वर्षभर घोका आणि 3 तासात ओका। यानी कि जिसको रट्टा मारने को नहीं जमता साल भर, वो भी फेल, और रट्टा मारा है लेकिन पर्टिकुलर पैटर्न में जो बोल नहीं सकता वो भी फेल है। सही बात। लेकिन ह्यूमन पर्सनैलिटी के 120 पहलू होती है, वो पूरे के पूरे पहलू यहाँ पे एजुकेशन में चेक नहीं हो सकते। सभी पहलू को डेवलप करना, और कोई स्ट्रांग पॉइंट अच्छा है तो उसमें वो करियर बच्चा अच्छा बना सकता है, ग्लोबल लीडर बन सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही सही बात है सर। तो सर, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट में एक है कि सांप सीढ़ी, शतरंज, पजल, ये खेल जो है, ये क्या डिसीजन मेकिंग की तरफ भी बच्चों को इम्प्रूवमेंट लाकर दे सकते हैं? खास करके जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, यही गेम बोलकर नहीं, बट जैसे बच्चों को है ना, कई बार एक उम्र के बाद, जैसे हमने टीनेज की बात की, तो जैसे डिसीजन मेकिंग पावर जो है ब्रेन डेवलपमेंट में, ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है? इसको सबसे खास बोले, दुनिया का कोई भी पजल लो, थिंकिंग स्किल सिखा देता। सही बात। उसका एक्शन लेना सिखा देता। जैसे कि समझो चेस है, अभी हम चेस है, चेस में एक्शन होती है, करेक्ट, सोचना पड़ता, 360 एंगल से सोचना पड़ता, सही बात है, अलर्ट रहना पड़ता, अलर्ट रहना पड़ता, सामने वाले की चाल क्या है, उसने चाल डाली तो अपने को क्या डालना है। तो दुनिया का ऐसा कोई खेल ही नहीं है जहाँ ब्रेन का यूज नहीं है। एग्जैक्टली। ब्रेन को चैलेंज बोले तो गेम, इससे बच्चों के डिसीजन मेकिंग पावर, वो सब कुछ आ जाता, वो भी फास्ट आ जाता। जैसे कि सो सिंपल बैडमिंटन भी खेलने लगे तो उससे बहुत क्विकली ब्रेन अलर्ट रहता है, यानी कि ब्रेन सोता नहीं उसमें, कोई भी गेम में। बिल्कुल। इसीलिए आई गेस हम कहेंगे सर, कई सारे स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं, वो रट्टा मार वाले जो बच्चों से कई ज्यादा निखर के आगे आते हैं, आ जाते हैं ना। बिल्कुल, उनका कई बार हम देखते हैं कि एकेडमिक्स के पीछे पेरेंट्स ज्यादा भागते हैं और स्पोर्ट्स को थोड़ा सा कम एनकरेजमेंट मिलता है, जबकि पेरेंट्स को ये चीज समझना, शायद हमको सुन रहे अगर लोग तो समझेंगे कि स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट उतना ही मिलना चाहिए जितना कि एकेडमिक्स को है, बिकॉज स्पोर्ट्स एंड ये सारी गेम्स एंड ये सारी चीजें बच्चों के इक्वली डेवलपमेंट का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा, ब्रेन वाइज, फिजिकल हेल्थ वाइज एंड एवरीथिंग, राइट। बहुत बढ़िया। तो सर,
अच्छी आदतों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे आपसे कि डेली हैबिट्स, ये एक सुनने में बड़ा सिंपल सा है कि भाई डेली हैबिट्स ही तो है, मगर इसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर आपकी क्या राय है सर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हैबिट चेंज नहीं होती बोल के, हाँ, लेकिन मैं कहूँगा मैन इज हैबिट ऑफ बंडल, यानी कि कोई भी इंसान एक अलग अलग जो आदत है उसका एक बंडल होता है। फिर ये बंडल में से एक आधी बैड हैबिट निकाल सकते क्या और नई आदत डाल सकते क्या, हाँ, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। हाँ, तो निकाल भी सकते और डाल भी सकते नई आदत। अगर कोई आदत लगाना है तो उसको साइंटिफिकली तरीके से 21 दिनों तक ट्रू, रिपीट करना। आपको योगा लगाना है, जिम जाना है, तो क्योंकि सर, 21 दिनों तक बिल्कुल सही कहा चाहे आपने। कुछ भी हो, कुछ भी बैरिकेड्स आने दो, वो Yes. पूरा करो, आप सक्सेस। यस 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 101% सर, बिकॉज क्योंकि मैं फिटनेस का भी हिस्सा हूँ, मेरे एक करियर का पार्ट है फिटनेस में भी। हमने हमेशा से जब भी हम चैलेंजेस रन करते हैं सर, कि चलो जिन लोगों को वजन घटाना है, वेट लॉस, तो वेट लॉस चैलेंज रन होता है, वो 21 दिन के लिए होता है। साइकोलॉजिकल हो जाता हूँ, एग्जैक्ट, आदत लग जाती है। दैट इज वेरी। इसके लिए बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए मैं सजेस्ट करूंगा एटॉमिक हैबिट बोल के एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट में बुक है। यस, दुनिया की कम से कम 300 लैंग्वेज में हो, मराठी में yes, भी है, yes, हिंदी yes. में, इंग्लिश में। Yes. वो एक बार खुद पढ़ ले पढ़ लो। तो ध्यान में आ जाएगा कि हैबिट बदल सकते, लगा सकते। मुझे जो बहुत सारे कुछ आदतें थी, मैं खुद को चेंज किया, ये तरीके से चेंज किया कुछ आदतें। आज भी पूरी की पूरी आदतें कुछ चेंज नहीं हुई, वो भी अभी उसकी प्रोसेस चालू है। और खास करके आपकी उम्र कितनी भी हो, कोई भी उम्र के हो, आप मेल फीमेल, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, कोई भी हो, आपकी आदतें ही आपको जिंदगी में सक्सेस दिलाती या आनंद दिलाती। बिल्कुल। इसलिए अच्छी आदतें रखना और अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी किताबों के साथ रहना, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी और रखना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। बिकॉज ये डेली हैबिट्स डिसिप्लिन में कन्वर्ट होती है और डिसिप्लिन ही सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। दैट इज द डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, हम बोल सकते हैं, राइट? तो सर, ये बात तो हो गई अच्छी आदतों के बारे में। और करियर मार्गदर्शन के ऊपर अभी हम आते हैं कि माता पिता अपने बच्चों की वास्तविक जो प्रतिभा होती है, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं और उनको मार्गदर्शन किस तरीके से दिया जा सकता है? इसके लिए अपना पूरे इंडिया में महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ही भाग्यशाली है और अच्छा है। ओके। महाराष्ट्र के सभी छात्रों के, खास करके 10वीं और 12वीं के, 10वीं स्टेट बोर्ड के लिए हमारे पास कल तकनी है। ओके। उसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट है। सीबीएसई के छात्रों के लिए खास एनसीईआरटी का तमन्ना टेस्ट है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन वर्जन है। ओके, बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा अपना स्टूडेंट सरल आईडी डाल के, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हर एक बच्चे को एक आईडेंटिटी का नंबर है। अच्छा। जैसा कोई व्हीकल को नंबर रहता है, वैसा हर बच्चे को है। ओरिजिनल वो नंबर अगर डाल दिए तो एक 30 मिनट की टेस्ट होती है। हाँ। वो 30 मिनट की टेस्ट के बाद में उसका रिजल्ट आ जाता है। वो रिजल्ट अगर हमको ऑनलाइन भेज दे तो हम फोन पे फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग कर सकते, फ्री में उसको ये कर सकते हैं। ओके। इनके लिए बहुत अभी गुजरे जमाने से अब भी बहुत फैसिलिटीज है। और खास करके माँ बाप ने अपने बच्चों को जब तक एप्टीट्यूड नहीं चेक करते, उसकी कैपेसिटी चेक नहीं करते, आईक्यू नहीं चेक करते, तब तक कोई भी करियर को डालना नहीं चाहिए। नहीं तो उसकी कैपेसिटी नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, और बहुत सारा डोनेशन देके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। वो नहीं करना चाहिए। एक बार तो भी स्पेशली एक्सपर्ट काउंसलर को, मार्केट में एक्चुअली जिसके पास डिग्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स है, उनका बिजनेस है वो, लेकिन सही काउंसलर के पास अगर गए तो काउंसलर उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बच्चे के, बहुत जरूरी है सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज कई बार पेरेंट्स तो कोशिश करते कि चलो हम काउंसलर के पास ले जाते, बच्चों को सही तरीके से
गाइडेंस के लिए, मगर ऐसे काउंसलर्स से भी हमको सतर्क रहना जरूरी है जो सही बन के बैठे हैं काउंसलर्स, बट गाइडेंस उस तरीके का प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अथेंटिक एंड एथोराइज लोगों की कमतरता है यहाँ। एग्जैक्टली यानी कि जैसे कि पूरे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से पूरे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे 4 या 5 काउंसिलर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, बिल्कुल तो स्टूडेंट तो यहाँ पे अपने कम से कम 5.5 लाख है। बिल्कुल बिल्कुल इतने लोगों तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए आप जैसे ही माध्यम से मैं ज्यादा लोगों को कहूंगा कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम से 100% जो गवर्नमेंट के काउंसिलर से उसका उनको benefit संपर्क लेना करें। चाहिए। यहाँ और तक के एनसीईआरटी के वेबसाइट पे हमारी पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र के काउंसिलर्स की लिस्ट है और मोबाइल नंबर है पूरे। बहुत बहुत बढ़िया, राइट। पूरे इसके सीबीएसई के काउंसिलर की भी लिस्ट है, सीबीएसई के, एनसीईआरटी के, एससीईआरटी के वेबसाइट पे। लेकिन लोग क्या करते कि मैं तो कहूँगा असाक्षर है, मोबाइल लेते लेकिन मोबाइल पे क्या देखना चाहिए ये नहीं देखते। पहले से बहुत इजी है मोबाइल का, अगर बच्चों ने सही उपयोग किया उसके बहुत एडवांटेज, बहुत सारे एडवांसेस है, लेकिन वो उपयोग कैसा करना चाहिए वो उनको मालूम नहीं। यस, डिब्बा तो खरीद लिया, अंदर के कंटेंट को समझना जरूरी है। सही बात है सर। तो सर ये तो हो गया, जैसे हम लोग करियर मार्गदर्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो सर जैसे अभी आगे की बात करें तो माँ बाप के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा आपके एंड से? मैं सबसे खास करके माँ बाप को कहूंगा कि बच्चों के लिए जागीर कमा के मत रखो। ओके। आप चले जाने के बाद जागीर वो बच्चा कभी भी फूंक सकता है। बच्चों के लिए जिगर कमा के रखो। अगर बच्चों में जिगर है तो हर फील्ड का राजा है वो बच्चा। क्या बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा माँ बाप ने बच्चों में जिगर कैसी पैदा हो, विनिंग स्पिरिट कैसा हो, अच्छे गुण कैसे हो, तभी बच्चा आपका जीतेगा। क्योंकि आपके बच्चे का जो कंपटीशन है या नांदेड़ के नजदीक कोई स्कूल से नहीं है, ग्लोबल कंपटीशन है। चाइनीज ब्रेन, जापानी ब्रेन, इंडियन ब्रेन, ऐसा कंपटीशन है। और खास करके सक्सेस के पीछे मत भागो। यस, अपने खुद में क्वालिटी डेवलप करना जरूरी है। और क्वालिटी अगर डेवलप की है, सक्सेस होना बात ही अलग है, लेकिन आनंदी रहना जरूरी है। जी, जहां भी जाएंगे बच्चे वहां उन्होंने आनंद ढूंढना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, तो वो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे। सर, और जब मैंने आपके बारे में पढ़ा था तो एक चीज और मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा था कि पालक ते वाचे अष्ट पहलू, वो अपना दूध तुप सिरा मासा वो हाँ, पहलू है 8। अच्छा, वो मैं आपको हाँ, जो आपने शेयर किया इसके बारे में। तो सर ये जो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को खास करके ये जो मैसेज आप दे रहे हैं, तो इसमें आने वाले फ्यूचर में कुछ आपकी तरफ से आप बताएंगे कि एजुकेशन के द्वारा कुछ ऐसे चीजें जो आप उनको वार्निंग देना चाहेंगे या फिर आप उनको कुछ अच्छा प्रेडिक्शन देना चाहेंगे कि ये चीजें ऐसी हो सकती है, और पेरेंट्स ने ये चीज के ऊपर क्या सतर्कता या क्या चीजें बनाए रखनी चाहिए? सबसे मैं पेरेंट्स ये कहूंगा कि कॉमन भेड़ बकरियों के जैसा एक ही करियर के पीछे मत दौड़ो। हाँ, जैसा कि समझो मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ के इंडिया में उससे बेहतरीन में से बेहतरीन कोर्सेस है वो देखो। इससे बहुत सारा ग्लैमर, पैसा, ये सब वो इसमें है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है। और जैसे आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है सर, मुझे तो ये बताना है, जो भी व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, ये सर के साथ में हमारी एक एजुकेशनल सीरीज चल रही है जिसका आज हम पार्ट 1 शूट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कम विद अ पार्ट 2 बिकॉज जो टॉपिक आपने अभी छेड़ा है सर, हम आपको आगे और हम आपको परेशान करने वाले हैं इस टॉपिक पर, कि जिस चीज को लेके पूरा देश आज परेशान है, दैट इज नीट, दैट इज जेई इंजीनियरिंग। और नीट के पेपर लीक्स के ऊपर तो बहुत बड़ा घमासान चल रहा है पूरे देश में, तो उस पर तो हम आएंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा सर कि पेरेंट्स एक या दो ही ये जो चीजें हैं, इसी के पीछे जो पता नहीं क्या गुड़ लगा है उसके अंदर, कि उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। पर ये बात तो डेफिनेटली मैं आपसे चाहूंगी सर कि आप सुनने वालों को एक सतर्कता बनाए रखने के लिए जरूर आप आपकी तरफ से करियर में और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं ये भी आप उनको जरूर बताएं।
अब सभी करियर के जो ऑप्शंस है, स्टेप बाय स्टेप मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ के जो ऑफबीट करियर से अलग अलग, उसका हर एक पे एक दो तीन करियर लिए तो उस पे एक एपिसोड बन जाएगा उसको। यानी कि सबसे पहले वो कोर्स कहाँ है, बिल्कुल, उसको फीस क्या है, उसकी पात्रता क्या है और वो क्यों करना चाहिए, उसके सक्सेस स्टोरीज। ऐसा जब तक अपन बोलेंगे नहीं, जैसा कि लोगों को खाली इंजीनियरिंग के सक्सेस लोगों की मालूम आते, मेडिकल के मालूम आते, तो ये भी अपने को लोगों को बोलना पड़ेगा, तब जाकर ये अवेयरनेस आ जाएगा। सही तो उसके लिए स्पेशली एक तो समझो मेडिकल छोड़ के 5 कोर्सेस, इंजीनियरिंग IIT छोड़ के मैथ के रिलेटेड 5 कोर्सेस, चार पांच कोर्सेस के लिए लोगों को बोलना पड़ेगा और उसका सटीक उत्तर देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही उसकी वेबसाइट, उसके नंबर, सही डुप्लीकेट इंस्टीट्यूट कौन से है, उसमें भी बहुत सारे करियर गाइडेंस में ऐसा कि बहुत सारी खाली मार्केटिंग और ब्रांडिंग है, पर ओरिजिनली अंदर ओरिजिनली काउंसिलर का काम है ओरिजिनल दिखाना। सही बात है, ओरिजिनल सही बोलना, गाइडेंस मिलना बहुत हाँ, जरूरी वो जरूरी है। बिल्कुल इसके लिए एक्चुअली मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशली टाइम फ्रेम माँ बाप ने पूछना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सोचना चाहिए और डेयरिंग करना चाहिए खास करके। बिल्कुल सही बात है सर। मुझे तो नहीं लगता कि आज मेरी सेटिस्फेक्शन होने वाली है, बिकॉज आपके पास में सच में ज्ञान का भंडार है और मेरे ख्याल से सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि आपके ऊपर इतने विशेष उन्होंने जो बनाए रखे हैं और आपकी वजह से, आपके मार्गदर्शन के वजह से देश में इतने सारे बच्चे हैं, उनको सही गाइडेंस मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे आपके साथ की जो एजुकेशनल सीरीज RG टॉक्स ने शुरू की है, ये इसका गाइज आज पार्ट 1 था। ओके, सो हम लोग सर के साथ और भी कुछ सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, आपको सही नॉलेज मिले। पेरेंटिंग एक ग्लोबल लेवल पे समझ में आने वाला टॉपिक है और इसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर हमको समझना ज़रूरी है। स्पेशली ऑल द पेरेंट्स, यू शुड बी लिसनिंग टू दिस एपिसोड। और सर मैं आज के लिए तो आपका समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, पर हम आने वाले सीरीज में बहुत जल्द आपके साथ एक सेकंड पार्ट के साथ भी हम आने वाले हैं। पर आज के लिए, आज के ये सारी चीजों के गाइडेंस के लिए आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को, बच्चों को और सभी लोगों को बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा। मुझे पता है ये एक एपिसोड काफ़ी नहीं है, हम और भी आपसे ज्ञान ज़रूर लेना चाहेंगे, पर हाँ, हमारी तरफ से आप RG टॉक्स के द्वारा अगर आप व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं और उनको ये भी मैसेज ज़रूर दे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल सही। सबसे खास है जो आपके पास अच्छी चीज़ है वो बांटते रहो, उसके साथ में अच्छे नॉलेज की बातें सबसे स्प्रेड करो। और रही बात सब्सक्रिप्शन की, अच्छी चीज अगर है, जैसे तुकाराम महाराज के जो ग्रंथ पानी में गए तो वो ऊपर तैरने वाली इसलिए मैं सब्सक्राइब वगैरह करो बोलूंगा नहीं, ऑटोमेटिकली अच्छी चीजें सब्सक्राइब होती है। बहुत बहुत सही और बहुत ही खरी बात कही सर आपने कि जो अच्छी चीज़ है वो उभर कर आनी ही आनी है। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि RG टॉक्स भी इसके द्वारा अच्छी लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना, अच्छी स्टोरीज लाना और अच्छी बातों से लोगों को इंस्पिरेशन देना, यही हमारा काम है। और आज के इस एपिसोड के लिए, समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आने वाले समय में जल्द ही हम आपके साथ और एक सीरीज पे जरूर बुलाएंगे आपको।